अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वालों को सिटी एयरटेल में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और तमाम देखने वालों को जुम्मा की ढेरों ढेर मुबारकबाद। आज जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। पता नहीं किसकी दुआ के सदके किसकी जो है वो मुश्किल आसान हो जाए। कहते हैं कि हमेशा सबसे खूबसूरत तोहफा जो है वो दुआ है, तो हमेशा जो है वो दूसरे को दुआ देनी चाहिए। अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, आपकी दुआएं किसी के लिए जो है वो दवा का काम कर सकती हैं। और वैसे भी कहते हैं कि दुआएं नसीब बदल देती हैं। तो ज़रूर जब भी किसी को अगर तोहफा देने के बारे में सोचें तो ये नहीं सोचें कि वो कितना कीमती होना चाहिए, क्या चीज़ उसके लिए ले। उसके लिए आप कुछ भी खरीदें, पैसों से ज़्यादा, खरीदी हुई चीज़ से ज़्यादा अहमियत जो है वो दुआ की होती है। तो दुआओं में जो है हमेशा अपने प्यारों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को तो एक दूसरे को ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे हालात जो है वो काफ़ी गंभीर, काफ़ी संगीन होते जा रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल के हल के लिए हम जो है अपनी हुकूमत की जानिब देखते हैं और इस उम्मीद पर जो है हर दिन गुजार देते हैं कि आने वाला दिन पहले से बेहतर होगा। इंशाल्लाह बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप उम्मीद रखते हैं, मस्बत सोच के साथ, मस्बत तरीके से, एटीट्यूड के साथ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ज़रूर आपके हक में जो है वो चीज़ें एक दिन बेहतर होंगे इंशाल्लाह। और मौसम का हाल किस तरह से है ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और कल जो है वो तेज़ आंधी के साथ जो है गरज चमक के साथ बारिश भी हुई। मुख्तलिफ इलाकों में जो है गर्मी का जोर टूटा और शहरी जो है वो काफ़ी खुशगवार उनका मूड हो गया, काफ़ी खुश दिखाई दिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी शदीद रही पिछले पूरा हफ्ता जो है। और स्पेशली ईद के दिन में काफ़ी हब्स था, काफ़ी ज़्यादा जो है वो शदीद गर्मी थी। और आज का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड और काफ़ी दिन के बाद जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम पे गया है। क्योंकि अगर मिनिमम की भी बात करें तो 33, 34 यहाँ तक हमें जो है वो दिखाई दिया। और उसके बाद जो है जैसे ही कल पूरे शहर में बारिश हुई तो पूरे शहर के जो है वो माहौल में बड़ा ही साजगार सी एक तब्दीली दिखाई दी। शहरियों के जो चेहरे थे वो खिल गए, बच्चे बड़े सब जो है इस बारिश से महसूस हुए। लेकिन आज के दिन दोबारा से जब शुरू हुआ है तो जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि शाम तक जो है वो मौसम फिर से खुशगवार हो जाएगा, फिर से शायद गर्मी का जोर टूटे और फिर से जो है वो शहरी खुशगवार मूड में आ जाए। लेकिन आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने बिल्कुल भी ठंडी हवा के झोंकों के जो है ना वो उसमें नहीं आना है, कि क्या उसको कहते हैं कि जाल में नहीं आना है। और बिल्कुल घर से कुछ लिए बगैर नहीं निकलना। आपने अपने फेस को और अपने सर को स्पेशली जो है वो कवर करके निकलना है, ताकि आप हीट स्ट्रोक से बच सकें। और पानी का मुनासिब इस्तेमाल करना है ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रह सके, आप बीमारियों से बच सके। क्योंकि पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। हमारी बॉडी की भी अगर बात करें तो बड़ी बॉडी मेंटेन रहती है अगर हम हाइड्रेटेड फील करते हैं। क्योंकि हमने जो है वो ईद के दिनों में बहुत खाने वाने खा खा के जो है ना अपनी तबीयत को ऑलरेडी अपसेट कर लिया है। तो सेहत के हवाले से हम बात करेंगे कि मरीजों की क्या सूरत हाल है, किस तरह से जो है वो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है और हॉस्पिटल्स में हमें किस तरह की सहूलियात दिखाई दे रही हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट की, कि उनका क्या किस तरह की परफॉर्मेंस रही, किस तरह की सूरत हाल रही। और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मुख्तलिफ तरह के हमें जो है वो तासुरात दिखाई दिए। कहीं पे इंतजाम बहुत बेहतरीन रहे, कहीं पे नाकिस रहे। पूरे शहर की क्या सूरत हाल रही, इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान और हमारे सीनियर रिपोर्टर अज़दार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ईद कैसी गुजरी आप दोनों की? अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ी अच्छी गुजरी। आपकी कैसी गुजरी? बेहतरीन, घर में गुजरी। ईद तो बेहतरीन गुजरी है। एलाइशों के हवाले से आपने क्या सूरत हाल देखी है फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट की? अब्दुल रहमान, क्या कारकर्दगी रही, किस तरह से आपने इंतजाम पूरे शहर के देखे? क्योंकि मुहिम तो बड़ी ही जोरों शोरों से जारी थी, इससे पहले से बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए गए थे। ओवरऑल सूरत हाल क्या रही? थैंक यू जीनत, बड़ा शुक्रिया जो है वो आपने बड़ा अहम मौजू पे बात की। क्योंकि देखें, ईद से पहले भी हमने बात की थी कि ये बड़ा चैलेंज होगा और ये बहरहाल फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। ईद के दिनों में हमने देखा या ईद से पहले कि ये ज़िला इंतज़ामिया बड़ी मुतहरक रही है। मैडम कमिश्नर सिल्वर सईद भी बड़ी मुतहरक थी, डिप्टी कमिश्नर भी थे और CEO ऑलमोस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC रऊफ़ अहमद का तो किरदार जो है वो सारा का सारा उन्हीं का था कि शहर में जो है वो लाइशों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया, फिलफोर रिमूव किया गया और जितनी भी शिकायत थी उसमें से जो है वो सारी की सारी निपटा दी गई। 20,000 टन के करीब लाइशों को रिमूव किया गया। तो ये बहरहाल एक बड़ा ह्यूज टारगेट था। इसके लिए बड़ी ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ यूज़ हुई, उसके लिए अमला यूज़ हुआ, 3 दिनों छुट्टी पे रहा। तो यही वजूहत थी कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जानिब से भी तारीफ़ी कलमात भेजे गए। इसके अलावा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने भी तारीफ़ी कलमात भेजे फैसलाबाद के हवाले से।
ओवरऑल फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट की लेकिन फिर भी शहरियों की जानिब से कहीं ना कहीं ये शिकायत भी आई है कि उनके एरिए में कुछ नाकस इंतजाम दिखाई दिए। तो आपने कुछ इस तरह की सूरत हाल देखी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अगर हम जायजा लें तो कहाँ पे इंतजाम बेहतरीन रहे और कहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक रही? देखिए जी, पहले दिन तो यही होता है ना कि ज़्यादातर लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं, तो फिर कहीं देर से कहीं सवेर से पहुंचे। लेकिन ये थे कि जो शिकायत वहाँ पे आ रही थी उनके जो टोल फ्री नंबर पे आ रही थी या फेसबुक पे, ट्विटर पे या इसके अलावा सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे या व्हाट्सएप पे आ रही थी, वो रिमूव की जा रही थी फिलफोर। और उसके अलावा जो उनके मुलाजिम थे वो गलियों में घूम रहे थे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये आपकी बात जायज़ है कि कहीं ना कहीं तो बहरहाल मसाइल मौजूद रही है कि शाम तक भी लोग जो है वो वेट करते रहे। लेकिन बहरहाल 90% तक जो है उनकी परफॉर्मेंस वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रही। और बाकी जो शिकायत आ रही थी उनमें कंट्रोल रूम बनाया हुआ था, तो वहाँ पे जिन लोगों की शिकायत हल हो रही थी उनसे पूछा भी जा रहा था कि आपका मसला हल हो गया या नहीं, ताकि ये ना हो कि फेक तरीके से शिकायत पे अमल दरामद हो जाए। एक बात बड़ी नोट की गई कि यहाँ पर 70,000 के करीब जो है वो डिग्रेडेबल वेस्ट बैग्स तकसीम किए गए थे। तो ये हमारा आवाम का बड़ा मसला है कि वो उनमें एलाइशें डालने की बजाय वो घरों में रख लेते हैं। हाँ। तो मैंने कई इंस्पेक्टर से, कई ऑफिशियल से पूछा कि वो कितने % वापस आए हैं, तो वो महज 10% तक वापस आए हैं। बाकी 90% लोगों ने ऐसे ही रख लिए घरों में ना। हालांकि वो वन टाइम यूज के लिए होते हैं। वो हमारे घरों में एक वो आम तासुर होता है ना, किसी और चीज के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, कुछ बेहतरी के लिए, ये नहीं कि जिस चीज के लिए उसके लिए इस्तेमाल करें। ये लोग तो बताते हैं कि वो कंबल डाल के रख लेते हैं उसमें ना, वो जरा मजबूत शापर चले चले कुछ ना कुछ तो काम आएगा ही उनका पैकेट। लेकिन जहाँ पे ईद की आलाइशों का सिलसिला जो है वो बहरहाल बड़ी खूबसूरती से, जैसे कि बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट काविश रही है। साथ ही साथ लोगों ने खाया भी बहुत है और खाने के बाद हॉस्पिटल भी पहुंचे हैं। तो हॉस्पिटल्स की आपने क्या ज़्यादा सूरत हाल देखी है? जबकि अभी हम देख रहे हैं कि नर्सिस भी एहतजाज पे, हमारे डॉक्टर भी हड़ताल पे हैं। तो किस तरह से जो है वो मेडिकली फैसिलिटीज़ के हवाले से बताइएगा कि लोगों का इलाज कैसे चल रहा है? देखिए जीनत, ईद उल अज़हा का मौका हो और शहरी खाने में बेहतियाती ना बरतें। ऐसे कैसे होता है? कोई नहीं सकता। और जब खाते हैं उसको बेतहाशा खाते हैं और डॉक्टर भी परेशान होते हैं। जब ईद उल अज़हा आती है तो हम अक्सर औक़ात हर ईद पे बल्कि रिपोर्ट करते हैं कि गोश्त आपने किस तरीके से खाना है डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक, और किस तरह आपने जो है वो इसे पकाना है। जी। जो माहिर ग़िज़ाइयत होते हैं उनके सॉर्ट किए जाते हैं, बाकायदा उनके इंटरव्यू नशर किए जाते हैं, ताकि जब शहरी हैं वो इन्हें देखें और इसके ऊपर अमल दरामद करें, ताकि वो अपने घरों में जो है वो ईद मना सकें, बजाय इसके वो जो है वो हैजे का शिकार होकर, डायरिया या गैसों का शिकार होकर अस्पतालों में पहुँचे। फैसलाबाद में जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मातहत हॉस्पिटल हैं या फिर जो महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर के मातहत हॉस्पिटल है, वहाँ पर अगर मजबूरी तौर पर बात की जाए ईद के 3 रोज़ के हवाले से, तो 2566 के करीब मरीज़ इन 3 दिनों के दौरान गैस्ट्रो डायरिया हैजे में मुब्तला होकर जो है वो एमरजेंसी वार्ड में रिपोर्ट हुए। ये देखें, ये वो सरकारी अदाद शुमार हैं जो कि सरकारी हॉस्पिटल से लिए गए। प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएँ या बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं या फिर RSC हैं, उनका भी डाटा हमारे पास जो है वो सरकारी सतह पे कहीं जमा नहीं होता। अगर वो हो तो मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन बहुत ज़्यादा, इसे 3-4 गुना ज़्यादा जो है वो तादाद जा सकती है, क्योंकि शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है वो प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करती है। तो 2566 मरीज़ फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हुए जिन्होंने कच्चा पक्का गोश्त खाया या गोश्त के साथ जो था वो सब्ज़ी का इस्तेमाल नहीं किया, सलाद का इस्तेमाल नहीं किया और गोश्त जो है वो खाते रहे हैं और इससे जो है डायरिया गैस्ट्रो का शिकार हुए, हैजे का शिकार हुए। बल्कि अक्सर मेज़ पे तो खाने की मेज़ पे मैंने ये भी सुना होता है कि लोग बड़े कह रहे होते हैं सिर्फ गोश्त खाओ, रोटी छोड़ो, रोटी को बस साथ में रखो। वो हाथ में होता है ना, थोड़ा थोड़ा मसाला लगता है तो उससे आप साफ करते रहते हैं, लास्ट पे 2 बाइट खा लेते हो। मतलब कि इस हद तक लोग बेहतियाती बरतते हैं। ये ईद पे नहीं, आप किसी वलीमे में चले जाएं, आप किसी शादी में चले जाएं, ये मनाजर आपको वहाँ भी नजर आएंगे। आप किसी जलसे में चले जाएं तो जलसे में भी हमने ये देखा है कि कोई अहम शख्सियत जलसा कर रही हो और साथ खाने का ऐलान हो जाए तो वो अपने लीडर को सुनना जो और खाने की तरफ चले जाते हैं ना। तो ये वो सूरत हाल होती है जिसके बायस गैस्ट्रो डायरिया और हैजे के जो मरीज शिकार होते हैं। दूसरी जानिब आपने की बात हड़ताल की, ईद से इतवार को छुट्टी हो गई थी और इतवार से ईद की छुट्टियाँ शुरू हो गई और हफ्ते के रोज़ यंग डॉक्टर की जानिब से जो था वो साहिवाल वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया और हड़ताल की गई OPD में। फैसलाबाद में अगर जो महकमा प्राइमरी और महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर के हॉस्पिटल्स हैं
वहाँ पे अगर अदाद शुमार के से बात की जाए तो डॉक्टरों के हड़ताल के सबब ओपीडी में तकरीबन 15,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं उन्हें ख्वारी का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़ी तादाद बनती है 15,000 मरीजों की, और जो कि दूर दराज का सफ़र करके आए हैं। कल भी जब मैं एक एहतजाज ही मरीज़ों के साथ बातचीत कर रहा था तो मुझे पता चला है जी कि एक मरीज़ मियाँ वाली से भी जो है वो 30-35 किलोमीटर आगे, तकरीबन वो 500 किलोमीटर का सफ़र करके कल अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में पहुँचा है। और जब वो यहाँ पे पहुँचा उसे पता चला कि हड़ताल है, तो उसके साथ उसकी जो थी वो मिसिज़ अहलिया वो भी उनके साथ मौजूद थी और वो काफ़ी गुस्से में थी। तो मैंने पूछा जी कि आप क्या कहेंगे, तो वो कहने लगी कि वापस जाएंगी। मैंने कहा, कहता नहीं, अब इनकी कब्र मैं यहीं पे बनाऊंगी ओपीडी के बाहर और कुलखानी भी मैं यहीं पे करूंगी। उन्होंने कहा, ये कहना था कि जितना खर्चा हम किराया खर्च करके फैसलाबाद में पहुंचे हैं इतना तो कफन दफन हो जाता है जी। इस लोग हद तक यानी कि परेशान हैं कि वो कहते हैं कि हमने यहीं पे ही कुलखानी करनी है और यहीं पे हमने सारा खर्चा करना है, क्योंकि जो हम किराया खर्च करके आए हैं वो एक तरफ और जो फौजी के ऊपर खर्चा हो जाता है वो तकरीबन बराबर ही बन जाता है। तो इसलिए कि लोग हसरत लिए इलाज की आते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि 15,000 के करीब मरीज़ फैसलाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में जो है इस वक्त सवार हो रहे हैं, क्योंकि इसमें अलाइड कल से बात की जाए 4500 5,000 ओपीडी अलाइड 1 की है। अलाइड 2 में चले जाएँ 3,000 की ओपीडी वहाँ की बनती है। जनरल अस्पताल गुलामदाबाद चले जाएँ जिसे टीचिंग अस्पताल फैसलाबाद कहा जाता है, उसकी 2500-3,000 है ओपीडी। इसी तरह जनरल अस्पताल समनाबाद चले जाएँ, जनरल अस्पताल समनाबाद में भी तकरीबन 1500-2,000 है। नुसरत फ़तेह अली खान हॉस्पिटल वहाँ पे भी 1500-2,000 की ओपीडी है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद चले जाएँ, वहाँ पे भी 2,000-3,000 के करीब ओपीडी बनती है। इस तरह मजमूई तौर पर अगर इन तमाम को दादोशुमार को जमा किया जाए तो 15,000 से ज़ायद मरीज़ बनते हैं। ना सिर्फ मरीज़ बल्कि इनके साथ आए जो तीमारदार होते हैं उन्हें भी अजियत का सामना करना पड़ता है। छुट्टी जो है वो लेके आते हैं, अपने काम छोड़ के आते हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ पहले जो थी वो वाईडीए की हड़ताल चल रही थी, आज जो है वो इसमें नर्सेज भी जो है शामिल हो चुकी हैं। कल पहले दोपहर 1 बजे के करीब नर्सों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और नर्सों की जानिब से ये कहा गया था कि उनकी जो अक्सा नामी नर्स को गिरफ्तार किया गया है खानेवाल वाक़े में, क्योंकि बताया जा रहा है कि नर्स की जानिब से इंजेक्शन लगाया गया और 3 बच्चों की जो थी वो बात हुई। लेकिन इस सारे मामले में अब्दुल रहमान अगर हम देखें तो शहरियों का क्या कसूर है, वो क्यों पिसते हैं? क्योंकि मामला एक खानेवाल हुआ, बहुत आपका राइट बनता है कि आप अपने जो है वो कलीग के लिए, अपने साथी के लिए ज़रूर एहतजाज करें, आवाज़ उठाएं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है वो मरीज़ और शहरी जो है वो परेशान हो जाते हैं। पहले ही हमारे यहाँ जो है वो हॉस्पिटल्स में सहूलियात जो है बड़ी नाकिस होती हैं, बड़ी ही फुकदान रहता है सहूलियात का, उसके बावजूद उसके ऊपर सोने पे सुहागा इस तरह के जब मामलात हमें दिखाई देते हैं तो शहरियों की परेशानी तो जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। देखिए जी, ये सिर्फ यंग डॉक्टर्स का मामला तो नहीं है या नर्सेज का नहीं है, कोई भी महकमा उसमें माफियाज हैं। जैसे देख लें अभी पिछले दिनों पटवारियों ने, नायब तहसीलदारों ने एहतजाज किया हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं है। जब कोई मसला बनता है सारे महकमों के क्लर्क से एहतजाज शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अभी डॉक्टर्स ने किया है, नर्सों ने किया है। तो ये इसलिए ज़्यादा हाईलाइट होता है कि ये इंसानी सेहत से जुड़ा हुआ है और बाकी जो मामलात हैं वो इंसानी सेहत की बजाय माली मामला से जुड़े हुए हैं, इसलिए उस तरह से हाईलाइट नहीं होते। देखिए, सरकारी मुलाजमीन अपनी ड्यूटी की तनख्वाह लेते हैं। हाँ। अगर वो ड्यूटी नहीं करेंगे, एहतजाज करेंगे तो उनकी तनख्वाह भी काटनी चाहिए। मैं यहीं से आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और पूरे शहर की सूरत हाल के हवाले से अगर हम देखें तो एलाइशें जो है वो उनको घरों से कलेक्ट करके जो है वो टेम्प्रेरी तौर पर डंपिंग साइट्स बनाई गई थी जहां पे उनको ला के रखा गया था और फिर वहां से जो है उन्हें कलेक्ट करने के बाद मेन डंपिंग पॉइंट पे जाके उन्हें जो है वहां पे डिस्पोज किया गया। अभी की क्या सूरत हाल है अब्दुल रहमान? क्या जो टेम्प्रेरी तौर पर स्पॉट्स बनाए गए थे वहां पे, वहां से तमाम एलाइशें जो हैं वो कलेक्ट कर ली गई हैं और उन्हें मेन साइट पे जाके जो है वो डिस्पोज कर दिया गया है? देखिए जी, तकरीबन 12-15 के करीब आरजी साइट्स बनाई गई थी जहां पर देखें, जैसे ये शेखपुरा रोड की बात कर लें तो इस इलाके से जितनी भी एलाइशें इकट्ठी करके इधर शेखपुरा रोड पे एक साइड पे बनाई गई थी वहां इकट्ठी की जाती थी। वहां पर फिर बड़ी गाड़ियों के जरिए इसको मेन डंपिंग साइड पे जो सैयद वाला में बनाई गई है वहां पर मुंतकिल किया जाता रहा है। तो ये रोज़ाना के रोज़ाना किए जाते रहे। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए तो तीसरे दिन ये तमाम साइट्स को धोया गया था फिनाइल और सरफ के साथ और वहाँ पर अरग के गुलाब का जो पानी था वो छिड़काव किया गया ताकि स्मेल ख़त्म हो सके। तो ये
देख लें अभी तो शहर में कहीं पर कोई नामो निशान भी नहीं है, स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो ये FWMC की तारीख में शायद पहली बार हुआ है कि इतनी तेज़ तरीके से सर्विसेज फराहम की गई, फिर उसके बाद उसको मुनासिब तरीके से वहाँ पर उसकी बदबू को रिमूव करने के लिए भी इकदाम किए गए। तो ये बहरहाल बड़ा लायक तहसीन है और ये हमेशा इसको नोट इनको रखना चाहिए कि जितनी गाड़ियाँ मुलाजमीन 4000 के करीब जो छुट्टी पर नहीं गए या गाड़ियाँ को 577 के करीब इस्तेमाल हुई हैं, तो इसी तरह से साइंसी बुनियादों पर प्लानिंग की जाए तो यकीनन हर बरस जो है वो ये मसला हल होना मुमकिन हो सकता है। क्योंकि पिछले बरसों में हमने देखा था कि कुछ सालों में ये मसला बड़ा संगीन हो जाता था, लोगों के मोहल्लों से बदबू नहीं जाती थी, नहरों में या वहाँ पर जगह जगह पे दिखाई देते थे। एग्जैक्टली पार्कों में लोग फेंक देते थे और वो पार्कों में लोगों का वॉक करना मुहाल होता था, या नहरों में फेंक देते थे, राजबाग में जो है वो सैर करती जाती थी गंदे नालों में। तो ये बड़ा मसला था, लोगों का भी ये मसला होता है, उनको भी चाहिए कि ये वहाँ पर फेंकने की बजाय जो है वो उनके जो कंट्रोल रूम्स बनाए गए या सेंटर्स बनाए गए वहाँ पर रख के आए। लेकिन लोगों का तो ये आपको पता ही है कि मसला हमेशा रहता है, ये सरकार का काम होता था। तो इस बार वो सरकार ने बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दिया, पीछे से पंजाब हुकूमत की सख्ती भी थी, बाद में फिर उन्होंने जो है वो इसकी तारीफ भी की कि इसके बड़े मुस्बत असरात मुरतब हुए और पूरे शहर में कहीं पर कोई गंदगी का निशान या इसकी वजह से देखें गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई है, अगर इलाइशें पड़ी होती तो इस बारिश में बुरा हाल हो जाता। तो लोगों को ऐसे लगना था जैसे कोई अजाब उन पे आ गया ना, इतनी बदबू उठनी थी, ताफून उठना था, बीमार हो जाना था लोगों ने। तो ये इससे पहले रिमूव हो जाना बहरहाल एक बड़ी एक्टिविटी थी, बड़ी एक अच्छी एक्टिविटी, पॉजिटिव एक्टिविटी थी जिसका लोगों को फ़ायदा हुआ, जिसका शहरियों को फ़ायदा हुआ। और मैंने सोशल मीडिया पे या बलदियाती नुमाइंदगान की वाल पे अक्सर देखा है, CEO को खत लिखे जा रहे हैं लोगों की जानब से कि ये बड़ा अच्छा काम हुआ है, उलमा ने बड़ा दादो तहसीन की है इस चीज़ की कि ये अच्छा काम किया इन्होंने और बड़ी इनकी एफर्ट रही है कि इन्होंने तमाम जितने भी मुकातबे फ़िक्र थे उनको साथ में अटैच किया जी। तो उन्होंने अपने खुतबात में भी उलमा ने इस पर रोशनी डाली, लोगों ने भी थोड़ा इनके साथ ताउन किया। और सबसे बढ़कर जो इनका 4000 वर्कर्स है, सेंटी वर्कर्स, सारा काम तो असल में वही कर रहा होता है ना। बिल्कुल, और वो लोग तारीफ के मुस्तहिक हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी थी और जितनी शदीद गर्मी थी कि आप अपने जो है ना घर में अपने कमरे से सहन तक नहीं जा सकते थे, और ऐसे में जितना पूरे का पूरा स्टाफ था वो पूरा शहर में फैले हुए थे और अपनी ड्यूटी को बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने सरअंजाम दिया, इतनी कड़कती हुई और इतनी चुभने वाली धूप में, इतनी शदीद गर्मी में। और बहुत बेहतर इससे माहौल रहा। और बहुत बार ऐसा हुआ है, हमने गुज़िश्ता सालों में अज़ादार देखा है कि इसकी वजह से, इसकी स्मेल की वजह से, लाइशन जगह जगह पे रहने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेहत को भी, इंसानी सेहत के हवाले से बड़े खदशात होते थे, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाना, बीमारियां हो जाना बड़ा आम होती थी। आप क्या देख रहे हैं कि इस बार जो है कि काफ़ी हद तक जो है इसमें कमी आई है, और कितना लोग इस पे जो है, इसमें लोगों का भी कितना जो है इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि उन्होंने ताउन किया डिपार्टमेंट के साथ? देखिए, अवेयरनेस इस वाले में मैं समझता हूँ कि बहुत अहम किरदार अदा करती है किसी भी चीज़ के हवाले से, कि जो थी FWMC उनकी जान से शहरियों में अवेयरनेस के हवाले से जो था किरदार अदा किया गया। मुख्तलिफ मकामात पे पॉइंट सेंटर बना दिए गए कि यहाँ पे जो है वो लाइशें जमा करवाई जा सकती हैं और वहाँ से आगे जो है मुंतकिल की जा सकते हैं। देखिए, हम पहले भी देखते रहे हैं कि किसी एक घर ने कुर्बानी की और किसी ऐसे प्लाट में गिरा दी कि उसकी बदबू से जो है पूरा मोहल्ला जो है वो मुतासर हो रहा है, परेशान हो रहा है, और रात के टाइम सोना मुश्किल हो चुका है, घर में टाइम गुजारना मुश्किल हो चुका है। बच्चे जो हैं, जाहिर बात है जब वो उसकी स्मेल अंदर लेके जाते हैं, जाहिर बात है सांस के जो मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। बेहतर तो डॉक्टर बता सकते हैं कि इस तरह की कौन कौन सी बीमारियां जो वो इससे पैदा होती हैं, कि बेहतियाती करनी, लाशें फेंक देनी, उन्हें किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करना। इस दफ़ा हमने भी मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट किए हैं। कल मैं फैसलाबाद शहर में फिरता रहा हूँ और हमें कहीं पर भी कोई आलाइश जो है वो कहीं नज़र आई हो, ऐसा नहीं है। हर तरीके से जो है वो साफ़ किया गया है सड़कों को, और इसके साथ साथ शहरियों की तरफ से बहुत सराहा गया। मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो सोशल मीडिया पे कई ऐसे जो यूट्यूबर हैं या फिर कुछ ऐसे फेसबुक पॉइंट बनाए गए हैं, तो उन पे जो है वो जहाँ पे हम देखते थे कि आए रोज़ कंप्लेन रहती है, उन पेज के ऊपर, उन पेज के ज़रिए से जो है वो मुख्तलिफ नुकात को उजागर किया जाता है। तो इस दफ़ा जो हमने देखा है कि FWMC को जो है वो खराज तहसीन पेश किया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो शहर में काम किया है। और इस वक्त फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा है, हमें कहीं पे भी जो है वो लाइश नज़र नहीं आई। अगर आती तो ये कैसे हो सकता है कि 41 को फ़ोन ना करें। शहरियों ने फटाफट जो है सबसे पहले फ़ोन ही हमसे रब्ता किया जाता है
कि भाई हमारे जो है मोहल्ले में लाशें मौजूद हैं, अभी तक FWMC की टीम नहीं पहुंची, हाँ। तो इसे जो है वो हाईलाइट करें। फिलहाल अभी तक तो हमने देखा है ईद के 3 दिनों में हमें फ़िलहाल कोई फ़ोन कॉल मौसूल नहीं। देखिए होता इस तरह है कि सुबह फजर के टाइम, देखिए ये भी एक मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि फजर के टाइम कुर्बानी शुरू हुई हाँ जी। और सुबह 7, 8, 9 बजे ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमने देखा है कि मगरिब के टाइम तक भी मैंने देखा है कि शहरी जो है वो गोश्त कर रहे हैं और कुर्बानी कर रहे हैं। देखें जब उन्होंने गोश्त करना है कुर्बानी मगरिब के टाइम तक या इशा के टाइम तक, तो ज़ाहिर बात है FWMC का अमला जो है पाबंद है, या मुतलका जो महकमा जो कि मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं, जहाँ पे FWMC काम नहीं कर पा रही, तो वहाँ पे दीगर जो महकमे काम करते हैं, तो उनकी जानिब से जब बड़ा क्विक रिस्पॉन्स दिया गया। क्योंकि और इस चीज़ को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए ना कि हमारे पास रिसोर्सेज बड़े ही जो है वो महदूद होते हैं अब्दुल रहमान। अमला उतनी बड़ी तादाद में हमारे पास नहीं है कि हर एक फ़ोन कॉल पर जो है वो फ़ौरन से आधे घंटे में या 10-15 मिनट में पहुंच जाएं। तो यहाँ पे हमारा भी थोड़ा सा सब्र तहम्मुल है कि अगर हमें 1 से 2 बार फ़ोन करना भी पड़ा तो हमें उसमें ये नहीं डिक्लेयर कर देना चाहिए कि इंतजामात नाकिस हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बड़े महदूद हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए 2012-13 में जब कंपनी बनाई गई है तो तब कहा गया था कि ये मुलाजमीन इतने शहर के लिए काफ़ी होंगे और इतनी नई भर्ती करनी है। ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर 2012-13 के 4-5 हज़ार मुलाजमीन वही चल रहे हैं मुसलसल, बल्कि उसमें कम हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं हुए। आबादी देख लें कि 10 सालों में कितनी बड़ी है। तो ये हमारा ओवरऑल बड़ा मसला आया है कि ना तो महकमों के पास मशीनरी होती है, वो सारी रेंट पे ली होती है। इसी तरह से जो मुलाजमीन की भर्ती का मसला है वो पाबंदी होती है, इस वजह से वो रख नहीं सकते, बल्कि जितनी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं शायद वो अगले बार निकालने पर मजबूर हो जाएं। तो ये बजट में रहते हुए, लिमिटेड बजट में रहते हुए काम करना, और फिर स्पेशल देखें ये सिर्फ ईद के 3 दिनों में नहीं चलता। सफाई का ऐसा अमल होता है जो कि सारा साल चलता है। एक दिन भी सेंट्री वर्कर्स अमूमन कभी कभार तनख्वाह के लिए एहतजाज करते हैं ना, तो 1 से 2 दिन में पूरा शहर कूड़े से भर जाता है। वो कूड़ा नहीं उठाते, जो आर्जी कलेक्शन सेंटर्स होते हैं वो कूड़े से भर जाते हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे शहर में कूड़े का सैलाब आया है। और ऊपर से अभी तो वज़ीर आला ने प्लास्टिक पे पाबंदी आयद की है, बड़ा खुशाइंद है। जब नहीं होती थी फिर वो शॉपर्स, पैम्पर्स, बोतल सब कुछ होता था। ये वो कूड़ा होता है जो कि हल भी नहीं होता और उसकी वजह से ज़्यादा मसले बनते हैं। जो उसकी जगह जो दूसरा कागज़ होता है वो बड़ी जल्दी हल हो जाता है। तो ये फिर ये इनकी बहरहाल बड़ी एफर्ट्स होती है, गर्मी में काम करना, सर्दी में काम करना। उन मौसमों में जब कोई भी बाहर नहीं निकलता, सफाई वाले आ रहे होते हैं, तो ये पूरे साल का काम है। देखिए तरक्की याफ्ता ममालिक में सफाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं किया जाता, साफ पानी पे नहीं किया जाता, लोगों को रिहाइश फराहम करने पे बड़ा फोकस होता है। तो ये 4-5 चीज़ें, तालीम, सेहत, और ये बड़ी बुनियादी ज़रूरियात है जिस पे हर कोई फोकस करता है। हमारा तो बहैसियत मुसलमान ये ईमान भी है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, मैनेजमेंट को जो है वो अच्छे तरीके से कम और महदूद रिसोर्सेज में चलाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जो है वो फैसलाबाद शहर की सूरत हाल के हवाले में हम बात कर रहे हैं कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट की कितनी बेहतरीन कारकर्दगी रही और साथ ही साथ ईद के मौका पर शहरियों ने गोश्त ज़्यादा खाया और हॉस्पिटल तक पहुंच गए। लेकिन हॉस्पिटल का अगर हम रुख करें तो हम देखते हैं कि नर्सिस और डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इसमें जो ख्वारी है वो सरासर पूरी जो है वो शहरियों को उसका सामना करना पड़ता है, मरीजों को उसका सामना करना पड़ता है। तो अभी की करंटली सूरत हाल क्या है आज़ादार? क्या कुछ मामला जो है वो पहले से बेहतर हुए हैं? क्या हड़ताल जो है वो ख़त्म होती हमें दिखाई देगी और दोबारा से जो है रूटीन से वही ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट होंगे, या भी मजीद जो है वो मुश्किलात और ख्वारी शहरियों का मुकद्दर बनेगी? जिन्नत, इस वक्त 2 शोबे में हड़ताल चल रही है। एक शोबे में जो है वो डॉक्टरों का किरदार है, वो वहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, और दूसरे शोबे में जो है वो नर्सों का किरदार है, तो नर्सें वहाँ पे एहतजाज कर रही हैं। तो अगर ये कहा जाए कि मुकम्मल तौर पे स्ट्राइक कामयाब है तो ये गलत नहीं होगा। अगर इसे मज़ीद इस तरह कहा जाए कि मरीज़ मुकम्मल तौर पे ख्वार हो रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा, ये 100% दुरुस्त होगा, क्योंकि OPD में किरदार होता है डॉक्टरों का, वहाँ पे नर्सेज नहीं होती। डिस्पेंसर बैठे वो चेक करते हैं ब्लड प्रेशर वगैरह, या जो वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं, डॉक्टर जो है वो चेकअप कर रहे होते हैं और उसके बाद वो मेडिसिन तजवीज़ करके देते हैं। OPD में मरीज़ जाता है, लाइन में लगता है, वहाँ से मेडिसिन लेता है डिस्पेंसर से, फार्मासिस्ट जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, और घर को चला जाता है। अब आ जाएँ आप अंदरूनी मरीज़ा में। अंदरूनी मरीज़ा में डॉक्टर ने विजिट करना है और
चार्ट के ऊपर उसने जो अद्वियात तजवीज़ कर देनी है। अब वो जो अद्वियात है वो नर्स ने पढ़नी है और नर्स का काम है वो ड्रिप लगाना, वो इंजेक्शन लगाना, वो जी, मेडिसिन देना जी। जो डॉक्टर तजवीज़ करके गया है। अब इंडोर में जो है डॉक्टर काम कर रहे हैं मगर वहाँ पे अब नर्सेस स्ट्राइक पे हैं, तो इसलिए अब जिसने ड्रिप लगवानी है, जिसने इंजेक्शन लगवाना है, तो ऐसे में मरीज जो है वो ख्वार हो रहे हैं। अब मैं सुबह जब एहतजाज कवर कर रहा था नर्सेस का, तकरीबन अलाइड 1 के से अगर बात करूँ तो 200 से ज़ायद जो स्टाफें थी, जो नर्सें थी, वो अलाइड मोड़ पहुँची हैं। उन्होंने अलाइड मोड़ एहतजाज किया है, पंजाब मेडिकल कॉलेज VC ऑफिस के सामने उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, सर्जिकल एमरजेंसी के बाद के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद वो OPD में पहुँची हैं। और OPD में अब से कुछ देर पहले उनके खिताब जारी थे मुख्तलिफ जो अहदेदारान हैं कि अब क्या लाहे अमल अपनाना है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मॉर्निंग के वक्त में जो है वो हड़ताल की जाएगी, इवनिंग और नाइट में जो है वो नर्सेज मरीजों को चेक करेंगी। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त लेबर रूम, एमरजेंसी और जो पीड्स वार्ड है वहाँ पे स्टाफें काम कर रही हैं, वहाँ पे नर्सेज काम कर रही हैं। बाकी मेडिसिन के 3 वार्ड हैं, सर्जिकल के 3 वार्ड हैं, इसी तरह यूरोलॉजी है, आई है और इसके साथ साथ दीगर अमराज तो हॉस्पिटल इंतजामिया से कोई इस हवाले से किसी तरह का कोई लाहे अमल नहीं आपको दिखाई दिया? ये सिर्फ और सिर्फ इनका मसला नहीं है, ये पूरे पंजाब का जो है वो मसला है, क्योंकि ये कहा जाता है कि खानेवाल में स्टाफ ने इंजेक्शन लगाया जिससे 3 बच्चों की अमवात हुई जी। अब वहाँ पे वाक़या हुआ और इसका जो असर था वो पूरे पंजाब में हुआ और पूरे पंजाब में जो थे वो नर्सों ने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। और इसमें स्टाफे जो हैं, जो नर्सें हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से मेडिसिन हमें फराहम की जाती है और वो मेडिसिन जो है वो हम मरीजों को लगा देते हैं। अब वो मेडिसिन जाली हैं या वो रिएक्शन कर रही हैं, तो ये अब हुकूमत का काम है। हुकूमत ने जो हमें चीज़ दी वो हमने लगा दी। अब जो हमारे पास मालूमात आ रही हैं वो ये आ रही है कि स्टाफ की जानिब से जो था वो इंजेक्शन गलत तरीके से लगाया गया और इस वजह से जो ये वाक़या पेश आया। इसी तरह आप साहिवाल वाली साइड पे आ जाए, साहिवाल में जो है वो किसी बच्चा वार्ड में जो थी वो आग लग गई और इससे जो थे बच्चे मुतासर हुए। और किसी एक जगह पर इस तरह का जब वाक़या होता है, जैसे कि अज़ादार ने कहा कि पूरे पंजाब पे उसका असर जाता है, और इस तरह से डॉक्टर्स और नर्सिस के हड़ताल कर देने से, एहतजाज कर देने से मरीजों पे किस तरह के असरात आते हैं? सीधे ये माफिया होता है कि पूरे पंजाब में ब्लैकमेल करते हैं, पहले लोगों को तंग करते हैं, लोगों को मारते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करके फिर छूट जाते हैं। YDA ने इतनी ज़्यादा स्ट्राइक्स की हैं, इतने ज़्यादा लोग इनकी वजह से मुतासर होते हैं, उसके अगेंस्ट ये अपनी तनख्वाहें भी बढ़ाते हैं, अपनी मराहत भी लेते हैं और किसी को भी कभी भी कोई सज़ा नहीं हुई। तो ये सारे माफियाज काम कर रहे होते हैं। जैसे कहीं पर कोई वकील का मसला हो, पूरे पंजाब में वकील पेश नहीं होते, साइल सारे के सारे रुल जाते हैं, अदालतें खुली होती हैं, जजेस भी अपनी छुट्टियां मारते हैं और अल्लाह खैर सलाह। इसी तरह से सारे पूरे पंजाब में देखिए स्ट्राइक, इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर इनकी जॉब्स में ये नहीं लिखा हुआ कि कोई वाक़या होगा तो ये स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करनी किसी भी डिपार्टमेंट में वैसे ही गैर कानूनी है, और जब ये मामला हो यहाँ पर इंसानी सेहत इन्वॉल्व हो जाए तो वहाँ देख लें आप, तरक्की याफ्ता मुल्कों में कितनी स्ट्राइक्स होती हैं। हाँ जी। वहाँ पर भी मसाइल होते हैं। तो यहाँ पर तो मतलब इनको कोई बहाना चाहिए होता है छुट्टी करने का, और जो MS या बड़े डॉक्टर्स या प्रोफेसर्स या जो भी इनके सीनियर्स होते हैं, HODs, वो भी मौज करते हैं कि डॉक्टर्स चले गए, वो भी टाइम से घर पे, तो पहले ही इनकी ड्यूटी बड़ी शॉर्ट होती है कि चंद घंटों के लिए डॉक्टर्स अस्पताल में आते हैं, मरीजों को झड़कियाँ लगाते हैं, OPD में चेक काम करते हैं और उसके बाद छुट्टी कर जाते हैं। फिर इनको ये बड़ा बहाना मिल जाता है कि यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, तो ऑलमोस्ट अस्पताल जो है वो बिल्कुल बंद होने का मंजर पेश करेगा। जहाँ पर स्ट्राइक है और जहाँ पर नहीं, आज़ादार ने मेंशन किया, वहाँ पर भी देखना आपके कोई डॉक्टर्स नहीं आपको मिलेगा ना, कि वो बेशक वार्ड चल रहा होगा लेकिन जो सीनियर्स डॉक्टर है वो टाइम से छुट्टी कर गए होंगे या मौजूद नहीं होंगे। तो ये हमारा बड़ा अलमिया बड़ा मसला है कि कहीं पर एक जगह पे मसला बनता है और सारा पंजाब बंद कर देते हैं ताकि उन लोगों को बचाया जाए। पूरा माफी है ना, ये पहले मासी में भी होता रहा है। लाहौर में स्ट्राइक शुरू हो गई और उधर CM को मजबूरन उनके साथ नेगोशिएशन में जाना पड़ता है, बंदे रिलीज करना पड़ते हैं और फिर वही काम। ये सिस्टम कब तक ऐसे चलता रहेगा? जब तक हुकूमतें नरमी दिखाती रहेंगी, जब तक हुकूमतों की जानिब से सख्त कंट्रोल नहीं नाफज होगा, और जब तक ये जो लोग माफिया का रूप धार कर ब्लैकमेल करते हैं, इनकी ब्लैकमेलिंग से जान छुड़वाने के लिए कोई मुतबादल निज़ाम नहीं लाना पड़ेगा। इडहाक को देखिए, इडहाक को फ़रोग इसी वजह से दिया जाता है, आर्जी मुलाजमीन भर्ती कर लिए जाते हैं बजाय इसके कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर या परमानेंट किए जाएँ, ताकि उनकी ब्लैकमेलिंग से बचा जा सके। और अभी तो हुकूमत के पास IMF समेत दीगर कई बहाने मौजूद है कि जहाँ पर
रिटायरमेंट पेंशन में इस्लाहत की जा रही हैं। जी। तो इनकी ब्लैकमेलिंग तब तक चलेगी जब तक ये परमानेंट है कि इनको अपनी जॉब का खौफ नहीं होगा, जब तक ये इकट्ठे या यूनाइट बिल्कुल है। ठीक है अब्दुल रहमान, मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सेहत की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पहले ही हमारे यहाँ जो है वो इंतजामात बड़े वसाइल जो है बड़े महदूद हैं और इंतजामात भी जो है खातिर ख्वाह हमें जो है वो उसमें बेहतरी दिखाई नहीं देती है। हमेशा से आए रोज़ जो है हम देखते हैं कभी अद्वियात की फराहमी जो है वो नहीं होती है, कभी अद्वियात की शॉर्टेज हो जाती है। उसकी वजह से जो है वो मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ जब स्टाफ की जानिब से इस तरह के रवैये हम देखते हैं, नर्सिस जिस तरह से एहतजाज पे चले जाना, डॉक्टर्स का हड़ताल कर देना, हॉस्पिटल से जब अमना ही गायब हो जाएगा तो मरीजों का क्या हाल होगा, ये तो फिर अल्लाह ही इसका जो है वो वारिस कह सकते हैं कि उनका कौन पुरसाने हाल है, कौन पूछने वाला है, कोई नहीं पता है कि किस तरह से, क्योंकि बहुत दूर दराज से भी लोग आते हैं और आके हॉस्पिटल्स में इस उम्मीद पर आते हैं कि अपने प्यारों का इलाज करवाएंगे, लेकिन आगे की जब ये सूरत हाल होती है तो फिर इंसान की जो परेशानी होती है उसमें किस हद तक इजाफा हो जाता है, ये आप और मैं अच्छे से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे प्यारों को तकलीफ होती है तो हमें पता है कि किस तरह से हमें वो तड़प जो है वो महसूस होती है। लेकिन ये पूरे का पूरा सिलसिला अज़ादार कब थमेगा, कब जो है वो सिस्टम हमारा बेहतर होगा, कब हमारा अमला जो है वो अपनी जिम्मेदारी को समझेगा कि एहतजाज उनका हक है, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो मरीज भी उन्हीं की जिम्मेदारी है जो कि दूर दराज इलाकों से आते हैं, अपने घरों से आते हैं। देखिए, ये वही मरीज ख्वार हो रहे हैं, ये वही शहरी ख्वार हो रहे हैं जिनकी टैक्स से जो है वो इन्हें तनख्वाहें मिलती हैं, स्टाफों को तनख्वाहें मिलती हैं, डॉक्टरों को तनख्वाहें मिलती हैं, और वो जब इलाज के हसूल के लिए कुछ शहरी ऐसे होते हैं जो अरसा दराज से टैक्स अदा कर रहे हैं और वो पहली दफ़ा किसी सरकारी हॉस्पिटल में आ गए हैं बेचारे, अब वो वहाँ पे पहुँचे, उन्हें पता चला है हड़ताल है, तो अब वो देखिए वो सारी उम्र एक आदमी टैक्स देता आ रहा है सरकार को, और वो जब इलाज के लिए किसी सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचा है तो उसे पता चला है कि स्ट्राइक है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसे फिर सरकार की जानब से क्या सहूलत फराहम की जा रही है कि वो टैक्सेस भी अदा कर रहा है और जब इलाज के लिए आया तो उसे ख्वारी का सामना करना पड़ा है। देखें, एक चीज़ की एक अहमियत एक लिमिट तक होती है, फिर वो ऐसा ऐसा अपनी अहमियत जो है वो उसकी कम होती जाती है। हमने देखा है, हमने 2 माह की भी हड़ताल कवर की है कि 2 माह भी जो है वो स्ट्राइक जारी रही है, और 2 माह हमने देखा है कि किसी किस्म के कोई हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात नहीं किए गए, और जो है वो हड़ताल किसी न किसी बहाने डॉक्टरों को ख़त्म करनी पड़ी है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत को भी जो है वो टेंशन नहीं लेती कि मरीज़ ख्वार हो रहे हैं। अब वो जब मरीज़ों के पास हम जाएंगे तो मरीज़ों ने डॉक्टरों को बुरा भला कहना है कि डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं जी, डॉक्टर आए रोज़ स्ट्राइक पे रहते हैं जी, हमें परेशानी होती है जी। अब हुकूमत को पता है कि जो शहरी है, जो आवाम है, वो डॉक्टरों पर बरस रही है, कोई 2% या 5% या 10% लोग ऐसे होते हैं जो हुकूमत को भी कोस रहे होते हैं, मगर 90% जो है वो शहरी वो डॉक्टरों को कोस रहे होते हैं, डॉक्टरों को इसका जिम्मेदार जो है वो ठहरा रहे होते हैं। इसलिए हुकूमत जो है वो भी अब टस से मस नहीं होती, वो भी अब मुज़ाकरात वाली साइड पर नहीं आती। पहले ऐसे होता था कि स्ट्राइक होती थी तो हुकूमत हरकत में आती थी कि स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं जी, मुज़ाकरात होते थे। अब वो मुज़ाकरात वाला माहौल जो है वो हम देख रहे हैं कि ख़त्म होता जा रहा है। अब देखें, डॉक्टरों का मुतालबा ये है कि साहिवाल वाक़ई में जो है वो गिरफ्तार जिस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया और जो डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, अभी भी डॉक्टर कहता है कि हमारे 2-3 डॉक्टर अभी तक गिरफ्तार हैं, उन्हें रिहा नहीं किया गया। वो कहते हैं कि DPO मुअत्तल किया जाए, साहिवाल DC को मुअत्तल किया जाए, वज़ीर आला पंजाब माजरत करें, सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो माजरत करें, सूबाई वज़ीर सेहत में जो है वो माजरत करें। अब वो अफराद माजरत करेंगे तो ये अपने स्ट्राइक खत्म करेंगे, ना उन्होंने माजरत करनी है ना इन्होंने स्ट्राइक खत्म करनी है। और इस तमाम मामले में वो मरीज जिसकी जान चलेगी उसका और उसकी फैमिली का क्या? अच्छा, जो मरीज यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं, देखें वो तो एक ऐसी जान चलेगी जो कि रिपोर्ट हो गई। कुछ ऐसे मरीज भी हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते, आते हैं। अच्छा, अक्सर औकात हम कई दफ़ा रिपोर्ट कर चुके हैं कि कोई खातून आई है, हामला खातून डिलीवरी के लिए, इसे ले लें, OPD में आई है, तो अगर लेबर रूम में गई है तो लेबर रूम वाले ने कहा कि आप OPD में चले जाएं। वो OPD में आई है चेकअप के हवाले से कि यहाँ से कार्ड बनवा लूँ, कार्ड बनवा के मैं लेबर रूम में चले जाऊँ, तो हमने देखा है कि वहाँ पे वॉशरूम में डिलीवरी हो गई है, या फिर जो है वो लेबर रूम OPD के क्लिनिक जहाँ वो चेकअप करवाने के लिए आई है तो वहीं पर उसकी डिलीवरी होगी। अब देखें, एक हामला खातून वहाँ पे पहुँची है अपनी कंडीशन के मुताबिक, और वहाँ पे OPD में डॉक्टर ना बैठे हों और वो डॉक्टर लेबर रूम में भेज दें, तो इस दौरान मरीज, और न सिर्फ मरीज बल्कि जच्चा बच्चा की जो हालत है वो खतरे से दुचार होती है। कई वाक़यात इस तरह के जो है वो रोनमा भी होते हैं। कई मरीज ऐसे आते हैं जो कि चल नहीं सकते, बेचारे
ट्रैफिक हादसे में अपने अज़ा गंवा बैठते हैं, या फिर फायर केस होते हैं, या मुख्तलिफ उसमें मर्द में मुबतला होता है, करा रहे होते हैं। हमने कल फुटेज वगैरह बनाए, मरीजों के स्वास्थ्य की हमने उनके इंटरव्यू किया कि वो फर्श पे बैठे करा रहे हैं, तड़प रहे हैं दर्द की शिद्दत से, और वो जो उनके साथ आए तीमारदार हैं वो अलहदा से चीखों पुकार कर रहे हैं। मोस्टली हम बात कर रहे होते हैं सहूलियात के हवाले से। अभी बजट का बहुत मौजू जो है वो जेर बहस रहा, हमने बजट के हवाले से बात की, अज़ादार के साथ भी हमारा सेशन रहा कि बजट के हवाले से क्या सेहत के लिए क्या मुख्तस किया गया है। बजट पे बात करने से पहले सहूलियात मुहैया करने के साथ साथ जो है वो अपने रवैयों को बदलने की जो है अब्दुर्रहमान कितनी ज्यादा जरूरत है, स्पेशली डॉक्टर को, मेडिकल का जितना भी स्टाफ है उनको देखने की, उनको अपनी जिम्मेदारी को समझने की। ये सारी रियलाइजेशन उनको कौन करवाएगा, इसमें मैनेजमेंट का क्या किरदार होना चाहिए, गवर्नमेंट की जानिब से कितनी सख्ती होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट पेशेंट्स को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखिए जी, सबसे अच्छी तनख्वाहें डॉक्टर्स की है, सुपीरियर जॉब समझी जाती है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इन्हें दी जाती है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है कि तनख्वाह ही मसला होता है, इज्जत मसला होता है। तो ये सारा कुछ तो ऑलरेडी उनके पास है। अब उसके बाद रह जाती है बदमाशी, जो कि YDA कर रहा है, या जो यंग डॉक्टर्स या नर्सेस कर रही होती हैं कि ब्लैकमेल कर रहे होते हैं लोगों को। और MS हजरात ब्लैकमेल जानबूझ के भी हो रहे होते हैं कि इसी बहाने उनकी कामों से जान छूट जाती है, इसी बहाने जो उनके ऑर्डर्स चल रहे होते हैं उससे वो बच जाते हैं। अब इन दिनों में जो अद्वियात बचेंगी, ये आप कभी भी देख लें कि वो बाद में उनकी लिखाई होगी कि वो हमने दे दी। तो ये दिन कभी भी नहीं होते कि इतने दिन स्ट्राइक चली है और इतने दिन लोगों को हमने फैसिलिटेट नहीं किया, तो उतने अखराजात कम होने चाहिए। उल्टा वो अखराजात जो है वो चल रहे होते हैं और ज़्यादा होते हैं, मरीज़ कम फैसिलिटेट हो रहे होते हैं। तो ये तो उनके हक में जाती है चीज़ें, वो तो इससे बड़े खुश होते हैं। उनके लिए तो सारा साल ही आए दिन कोई ना कोई महीने में चलती रहे। ये तो गवर्नमेंट का काम होता है कि सख्ती से उसके साथ निपटे। देखिए, हमारे यहाँ हुकूमतें ही चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए आते हैं, वो अपने आप को बचा रहे होते हैं कि हम कुछ साल चल जाएं बजाय इसके कि कोई नया फड्डा बन जाए। तो वो फिर डंग टपाऊ पॉलिसी इख्तियार करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इख्तियार नहीं करते। हमारे यहाँ देखिए मार्शल लॉ में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है और तब कोई भी एहतजाज नहीं होता, अगर हो भी तो फिलफोर उसको वो खत्म करवा देती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमें सबसे पहले जो है अपने सोसाइटी और अपने हर डिपार्टमेंट के, सिर्फ हम मेडिकल की बात नहीं करते, हर डिपार्टमेंट को जो है अपने बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए बेहतर तरीके से जो है वो सिटीजन को सर्व कर सकें। और इस पूरे मामले पर जो है वो हुकूमत को जरूर कोई ना कोई जो है वो इनिशिएटिव लेना चाहिए और जरूर कोई एक्टिव, कोई इस तरह का जो है वो सख्त कानून या सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि जो है हर कोई अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हर गुजरते दिन के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं और मसाइल की वजह से जो है बहुत सारी टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है और हम डिफरेंट तरह की डिसीजेस का जो है वो शिकार होते चले जा रहे हैं। बीमारियां जो है इंसानी जिस्म को इस तरह से आकर जकड़ जाती हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो है इर्द गिर्द का माहौल इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है कि हर कोई चाहता है कि वो सेहतमंदाना एक खुशहाल जिंदगी गुजारे। और योगा की जब भी हम बात करते हैं तो उससे बेहतर कोई और चीज नहीं हो सकती। अगर आप जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर भी फिट रहना चाहते हैं, खुद को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को जो है वो रिलीफ देना चाहते हैं, तो योगा एक ऐसी चीज है जिसे आप करने से आप बहुत बेहतर फील करते हैं। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है और बहुत सारे योगा करने वालों का ये मानना है कि ये कई बीमारियों से निजात का वाहिद जरिया है जो कि आपको डिप्रेशन जैसी बीमारियों से भी बचाता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो हर साल जो है वो 21 जून को जो है वो योगा का आलमी दिन मनाया जाता है जिसका आगाज 2014 दिसंबर में हुआ। यूनाइटेड स्टेट की जनरल असेंबली में ये चीज को जो है वो अनाउंस किया गया कि आज के बाद हर साल जो है वो 21 जून को जो है वो योगा का आलमी दिन मनाया जाएगा और तब से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन के मुनासबत से डिफरेंट तरह की इवेंट्स और एक्टिविटीज होती हैं। पाकिस्तान में इसका कितना रुझान बढ़ रहा है, पाकिस्तानी कितना ज्यादा योगा करते हैं और कितना बिलीव रखते हैं इस चीज पर, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं योगी नईम, इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहन आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से और हमेशा की तरह योगा की वजह से बहुत ही फिट और फ्रेश दिखाई दे रहे हैं और आज तो योगा का आलमी दिन भी है। इस दिन के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में से किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है।
बहन, सबसे पहले तो मैं सिटी नेटवर्क जो चैनल्स हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वर्ल्ड योगा डे का एहतमाम किया जी। और मैं ये चाहूँगा कि योगा को अगर समझना चाहें, क्योंकि हम लोग अक्सर जो है योग को जो है वो कोई मज़हब के साथ जोड़ देते हैं या कोई ऐसी चीज़ समझ लेते हैं। बेसिकली ये कदीम इल्मुल जिस्म है, कदीम तरीका इलाज है जी। इतना कदीम है कि इसकी हिस्ट्री नहीं मिलती। कोई इसको बुद्धिस्ट के साथ जोड़ता है, कोई हिंदुइज्म के साथ जोड़ता है, लेकिन ये उससे भी कदीम है। मैं इसको यूं कहूँगा कि जब से इंसान की दुनिया में शुरुआत है तब से योग चलता आ रहा है, क्योंकि ये इतना कदीम तरीका इलाज है, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का कोई मेडिसिन का कोई किरदार नहीं है। ये आपके अंदर से जो है वो केमिकल्स को बैलेंस करता है। इंसान एक खुद केमिकल्स का मरकब है, जब इसमें केमिकल्स डालते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है। इसीलिए कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं, चाहे वो नेचर की हो चाहे वो किसी भी और टाइप्स की हो, तो उसका साइड इफेक्ट्स लाजमी उसके ऊपर मेंशन होते हैं। लेकिन योगा क्या करता है, योगा ये कहता है कि इंसान खुद एक केमिकल्स का मरकब है, उन केमिकल्स को बैलेंस करने से आपकी सेहत ठीक है। अगर वो केमिकल्स बैलेंस नहीं है तो आपकी सेहत खराब है। अब उस सेहत को ठीक करने के लिए योग ने ये कहा कि आप सबसे पहले तो जहां पे फिजिकली मौजूद है मेंटली मौजूद हों। बिल्कुल। आज का इंसान बिछड़ा हुआ है अपने आप से। मैं इसको यूं कहता हूं कि ये एक आर्ट है आपको आपके साथ मिलाने की। क्या खूबसूरत बात आपने की है वाकई, और मैं बिल्कुल इससे रिलेट करती हूँ कि हम बहुत बार ऐसे होता है कि फिजिकली तो कहीं पे हमारी एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन हम मेंटली तौर पे कहीं और खोए होते हैं। आज के जो मसाइल हैं वो जहनी मसाइल हैं, फिजिकली मसाइल नहीं है। हम इसको यूं कहते हैं सॉफ्टवेयर इशू। विंडोज करप्ट हो चुकी है, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। आपके ऑर्गन्स वही हैं जो आज से 100 साल पहले लोगों के थे। एग्जैक्टली। ये इशू ये आ गया कि हमने अपने आप से निकलकर दूसरी चीजों में तवज्जो दे दी, दूसरे लोगों में तवज्जो दे दी। हम अपने अंदर नहीं रहते, अपने साथ नहीं रहते, लम्हे के साथ नहीं रहते। योग का लफ्जी मतलब है हर लम्हे से अवेयर होकर जिंदगी गुजारना, हर लम्हे से अवेयर होना। पास्ट आपका डिप्रेशन है, फ्यूचर एंजाइटी है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर अनकॉन्शियसली मूवमेंट आती है, आपकी ब्लिंकिंग तेज है, तो इसका मतलब है आप फ्यूचर की सोच रखते हैं, आप एंजाइटी का शिकार हैं, बेचैन है बॉडी आपकी। क्योंकि योगा ये कहता है कि आपके दिमाग के अंदर एक थॉट जो है ये आपके जिस्म में हलचल ले आती है, आपके मोटर नर्व्स के ऊपर प्रेशर ले आती है। और जैसे आप कोई वजन उठाते हैं, आप फिजिकली वजन उठाते हैं तो कितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। कोई भी, चाहे एक मोबाइल फोन है अपने हाथ में, आप थोड़ी देर बाद मोबाइल को दूसरे हाथ में कर लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सोच का वजन नहीं है? हर सोच का एक वजन है, और वो आपके ब्रेन के ऊपर जब पड़ता है, जिसमें हड्डी भी कोई नहीं, बॉडी के अंदर तो बीन्स हैं, ये हड्डियां जो हैं, लेकिन आपके ब्रेन के अंदर कोई बीन नहीं है। कैसे इंसान, आज का इंसान तो इस तरह की कश्मकश में बहुत फंसा हुआ है, हर किसी के जहन में। यहाँ पे अगर मैं बैठी हूँ तो बार दफा ऐसा होता है कि हम लॉस्ट हो जाते हैं, बैठे बैठे बात करते करते जहन किसी और तरफ चले जाता है। तो कैसे हम इस पूरी सूरत हाल पे कंट्रोल किस तरह से हम कर सकते हैं योगा के जरिए? अपने सेंसेस को बहाल करना पड़ेगा। आज का इंसान सेंसलेस हो चुका है। सेंसलेस कैसे हो चुका है कि अपनी सेंसेस का इस्तेमाल नहीं करता। आपकी जो 5 सेंसेस हैं, योगा ये कहता है कि इनका इस्तेमाल करें। आप अगर आंखों का इस्तेमाल शुरू कर दें तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हैं। जब आप गौर से देखते हैं किसी चीज को तो उस टाइम थॉटलेस होते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब आप आंखों का इस्तेमाल नहीं करते तो आप थॉटलेस नहीं हो पाते, आपके दिमाग में सोचें चल रही होती हैं। इसीलिए जो है वो नमाज में भी हुक्म है कि आंखें खोल के रखें, आंखों का इस्तेमाल करें। दूसरी सेंस आपकी सुनने की है। आप कानों पे तवज्जो लेके आए। सुनने की जो सलाहियत है अगर आपकी ठीक है, आप जहाँ पे फिजिकली मौजूद है वहां सुन रहे हैं चीजों को, तो आप लम्हा मौजूद में आ जाते हैं, आप थॉटलेस पोजीशन में आ जाते हैं। तीसरी सेंस आपकी सूंघने की है। अगर आपकी नाक की सही इस्तेमाल होता है, आप सूंघते हैं चीजों को, स्मेल करते हैं, तो आप लम्हा मौजूद में। जब आप किसी भी चीज को स्मेल कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपके थॉटलेस होते हैं। हाँ। चौथी सेंस आपकी चखने की है। अगर आप खाना खाते, टेस्ट लेके खाना खाते हैं, तो आपसे खाना ज्यादा भी नहीं खाया जाता। जब हम बातें करते हैं और खोए हुए खाना खाते हैं तो ज्यादा खाना खाया जाता है और फिर उसके नुकसान होते हैं। इसलिए कहते हैं कि बातें ना करें और टेस्ट लेके, पूरा मजा लेके खाना खाएं। आप तब प्रेजेंट मोमेंट में होंगे। बिल्कुल ठीक। और 5वें सेंस अपनी बॉडी को महसूस करना है, अपने एहसासात को महसूस करना, पूरी बॉडी को। आपके जो सेंस है, जैसे आप किसी जगह फिजिकली बैठे हों तो पीछे अगर कोई हीट लगे या कोई चीज चुभे तो आप फौरन आगे होते हैं बगैर देखे। ये जो आप सेंस करते हैं ये आपकी सेंसरी नर्व्स के जरिए होती है। जिस्म के अंदर 2 तरह के नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स वो हैं जो दिमाग का ऑर्डर जिस्म के ऊपर अप्लाई करवाते हैं, और सेंसरी नर्व्स वो हैं जो जिस्म का मैसेज दिमाग तक पहुंचाते हैं कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम इन सेंसेस को एक्टिवेट कर लें तो हम लम्हा मौजूद के साथ जुड़ सकते हैं। आज के जो मसाइल, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी बड़ी वजह यह है कि हम जो फिजिकली काम करते हैं उसमें मेंटली इन्वॉल्व नहीं होते, कोऑर्डिनेशन खराब हो चुकी है। जब तक आपकी कोऑर्डिनेशन
डाइजेशन ठीक नहीं होगी, आप हार्मोनल इम्बैलेंस से निकल नहीं सकते। ये जो बिल्कुल खवातीन के ठीक। मुंह पे बाल निकल आते हैं, पीसीओएस का इशू है, मर्दों में भी ये का प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ज्यादा, हाँ। थायराइड का ग्लैंड्स का इशू है, जितने भी ये ग्लैंड्स के ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये आपकी प्रेजेंट मूवमेंट के साथ, अटैचमेंट के साथ ठीक रहते हैं। आपकी हेल्थ उतनी अच्छी है इस हवाले से जितने जी। आप जो फिजिकली काम कर रहे हैं मेंटली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मेंटली इन्वॉल्व होना बड़ा जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज भी जब करते हैं तो हम खोए होते हैं, हाँ जी। हम म्यूजिक में खो जाते हैं, हाँ। हम मुख्तलिफ चीजों में खो जाते हैं और हम कहते हैं कि ये मशक्कत की एक्सरसाइज करने से जो है वो मेरे ऊपर फायदा होगा। हालांकि मशक्कत करने से जिस्म जो है वो मसल इंजरी हो जाती है, इंटरनल मसल इंजरी। उसके नुकसान फिर आपको आखिरी एज में जाकर पता चलते हैं, जब आपको डॉक्टर कहता है कि आपके मसल्स के अंदर नमकियात की कमी हो गई है, अब आपको ORS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ORS का इस्तेमाल करते जो क्रैम्प्स पड़ते हैं मसल्स के अंदर बुढ़ापे में जाके, तो उसकी वजह क्या होती है कि आपने नमकियात को जाया किया होता है। हाँ। तो नमकियात को जाया नहीं करना। योगा आपको तमीज सिखाता है कि आपने अपने जिस्म को फिट कैसे रखना है, आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है, और मूवमेंट कैसे नॉट करनी है। जस्ट कि आप फिजिकली बल्कि मेंटली भी और रूहानी तौर पर भी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमें बड़ी रूह को बड़ी बेचैनी सी है, क्या करना चाहिए, एंग्जाइटी। फिर इस लिहाज से तो योगा को जो है वो मुझे लगता है इंटरनेशनल नेशनल जो है वो मेडिसिन डिक्लेयर कर देना चाहिए और हर किसी के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए। बिल्कुल बहन, ये दुनिया में इस टाइम इसका जो है वो बहुत ज्यादा इसकी प्रमोशन है, लोग इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उसकी एक वजह है और ये खुशाइंद है कि लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बेहतर जो इसकी जो खूबसूरती है, इसके लिए किसी भी चीज का जरूरत नहीं है, ना किसी जिम की जरूरत है, ना कोई ऐसी एनवायरनमेंट की जरूरत है, ना कोई प्लेस की जरूरत है। और इन सबसे हटकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जीरो बजट जो है वो एक एक्टिविटी है कि जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। और हम इसके लिए फ्री क्लासेस भी करा रहे हैं। हाँ। ये डी ग्राउंड पार्क में हमारी फ्री क्लासेस हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल फ्री क्लास है, सुबह फजर के बाद। हम उसके कोई चार्जेस नहीं है और ये तकरीबन 10 साल से यहाँ पे। और ये कितने ड्यूरेशन की क्लास होती है? ये 45 मिनट्स की। 45 मिनट और इसमें हम कोई चार्जेस नहीं लेते, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। बिल्कुल ठीक। 10 ईयर से हम जो है फ्री क्लास करवा रहे हैं और सेम टाइम और डेली हो रही है आफ्टर फजर। ठीक है, आफ्टर फजर। तो ये उसकी दूसरी खूबसूरती ये है कि इसमें आपको अपने किसी भी दुनिया की किसी भी जगह पे है, आपको बेड के ऊपर आप लेटे लेटे कर सकते हैं। अच्छा, अपने घर पे, अपने कंफर्ट जोन में, कहीं पे भी आप मौजूद हैं। कोई इसकी जरूरत नहीं है कि आपने इसके लिए स्पेशल कोई एनवायरनमेंट बनाना है, फिर आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको जैसे गर्मी के मसाइल हैं, हाँ जी, आजकल बहुत ज्यादा मौसम की हाँ। शिद्दत है, गर्मी के मसाइल हैं, तो इसके लिए आप क्या करें, मैं आपको एक ब्रीदिंग सिखा देता हूँ। अगर आप वो ब्रीदिंग करना शुरू कर दें तो आपके अंदर पानी की जो कमी है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा मसला है। देखें, आप जो हवा के अंदर नमी है इसको आप अंदर लेके जा सकते हैं। वो कैसे? नाक से जब आप सांस लेते हैं तो हवा की नमी आपके अंदर नहीं जाती, जो यूज नहीं होती। बिल्कुल ठीक। जिस्म के अंदर जी। आप एक योग ने तरीका सिखाया और उसका नाम है सितकारी प्राण। सितकारी, सितकारी, ये संस्कृत जबान का लफ्ज ओके। है। संस्कृत जबान और सितकारी का लफ्जी मतलब है चूसना। ओके ओके ओके। हवा को चूसना। हाँ। हवा को क्यों चूसना? कि उसमें से नमी को चूसना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अब उसका तरीका यह है कि जुबान का नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच कर लेंगे। ठीक है। जो जुबान का नीचे ऊपर टच कर लेंगे और दांत साथ मिला के थोड़े से होंठ खोल के थोड़े से सी की आवाज से सांस को अंदर मुंह से खींचेंगे। सही सही। नाक से खारिज। ओके 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 ओके। आप करें तो आपको ठंडक फौरन महसूस होगी। एक्सहेल आप करेंगे और ये कितने टाइम के लिए करना होता है? ये आप कम से कम जो है वो 10 ब्रीदिंग करें, इसकी 10 सांस लें आप। बिल्कुल ठीक। और ज्यादा से ज्यादा आप इसको 15 मिनट करें। ओके ओके ओके। लेकिन जिनको पानी की ज्यादती के मसाइल हैं, अक्सर लोगों को पानी का ज्यादती जिस्म में होती है और उनके जो है वो सुबह उठते हैं तो आंखें स्वेलिंग होती है। हाँ, पफिनेस आजकल बहुत कॉमन है। वो नहीं इसको करेंगे क्योंकि इससे पानी और बढ़ता है। ठीक है ठीक है। उनके लिए फिर और चीजें हैं। तो उनके लिए क्या हो सकता है? अब जिनके पहले ही पानी की ज्यादती है और वो जो है वो इसको ठंडा करना चाहते हैं जिस्म को, वैसे गर्मी के एहसास को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर वो शैताली प्राण करेंगे। शैताली का लफ्जी मतलब भी ठंडक है। अच्छा, और वो शैताली प्राण किस तरह से हम करेंगे? शैताली करने का तरीका ये है कि आप जुबान को गोल कर लें बाहर निकाल के, पाइप नुमा। ओके ओके। और नाक से निकाल दें। ठीक 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 ठीक। और ये भी 10 टाइम्स हम करेंगे 15 मिनट के लिए। जी,
और इन दोनों में बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस है। अगर तो आपको अपनी बॉडी में जो है वो पानी का जो है क्वांटिटी उसको बढ़ाना है तो आपको सिर्फ अपनी जुबान को जो है वो ऊपर की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा एंड देन अपने दांतों को पींच कर आपको हवा को जो है वो मुंह के जरिए इनहेल करना है और नाक से एक्सेल करना है। और सेम इसी तरह जो है अगर आपकी बॉडी में पानी की ज्यादती है तो उसमें जो है वो आपको जुबान को थोड़ा सा बाहर निकाल के उसको जो है वो ट्विस्ट करना पड़ेगा और उसी तरह से इनहेल एंड एक्सेल 10 आप टाइम करेंगे, ये 10 टाइम्स करेंगे और 15 मिनट के लिए। और बड़ा ही आसान तरीका है, ये तो आप कहीं पे भी बैठे बैठे कर सकते हो, अपनी वर्क प्लेस पे कर सकते हो, सुबह के मॉर्निंग टाइम में कर सकते हो। तो ये बड़ा एक खूबसूरत है। और आजकल जो है वो पानी पीना, क्योंकि हम एयर कंडीशन रूम्स में रहते हैं तो खासा मुश्किल हो जाता है, तो दोनों तरह के हजरात के लिए जो है हमने बड़ा आसान सा जो है वो तरीका बता दिया। और गर्मी की शिद्दत को किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है योगा के जरिए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 21 जून को जो है वो योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। योगा जो है एक फिजिकली एक्टिविटी है, मेंटली आपको रिलैक्स रखने के लिए एक बड़ी मजेदार सी जो है वो एक्टिविटी है जो आपको करनी होती है। और अच्छी बात यह है कि अब पाकिस्तान में इसका रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोग अपनी फिटनेस पे जो है वो बड़ा ही उसका ख्याल रखने लगे हैं। बहुत सारी बीमारियों से आप इससे बच सकते हैं। एक बहुत बड़ा मसला जो है हम सबका है कि आज के दौर में इतने मसरूफ तरीन जिंदगी में जो है हम कहीं ना कहीं जो है वो मेंटली तौर पर मुख्तलिफ चीज़ों में जो है वो फंसे हुए होते हैं, डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अपने प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, जो गुजरे हुए लम्हात होते हैं उनके बारे में सोचते हैं या आने वाले टाइम के बारे में सोच सोच के हलकान हो रहे होते हैं कि अब क्या करेंगे। तो वो ये जो आपके जिस्म की, आपके दिमाग की जो जंग है ना, आपकी सोचों की और आपके दिमाग की, ये मुसलसल चलती रहती है। इसको योगा के जरिए क्या हम ट्रीट कर सकते हैं, क्या अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से अपनी एंग्जाइटी को जो है वो कम कर सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। इसके लिए कोई हल है हमारे पास, हमारे योगा एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे। बहन, बहुत आसान हल है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप कॉन्शियस हो जाएं। अगर आप एंजाइटी पेशेंट हैं तो आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट बहुत तेज है और आपके काम करने की तेजी जो है वो काम खराब करती है। जो भी एंजाइटी पेशेंट होता है ना, वो हर काम को तेजी से करना चाहता है, बिल्कुल, वो बड़ी जल्दी से उसको खत्म करना चाहता है, उसको बड़ी जल्दी होती है क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग में होता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो उसका बोलना भी तेज होता है, उसका जो है वो काम करने का रिएक्शन भी तेज होता है कि ये करना है, एक्ट उसका तेज होता है। अब उसको करना ये है कि अब उसने अपने दिमाग को रिलैक्स करना है, हाँ जी, और प्रेजेंट मोमेंट में आना है, थॉटलेस पोजीशन में आना है। तो कुछ देर के लिए अवेयर मूवमेंट करें, कॉन्शियस मूवमेंट। और वो कैसे? कॉन्शियस मूवमेंट ये है कि आप किसी भी तरह आप इंटरलॉक कर लें, ठीक है, अपने हाथों को, और ठीक है, ये मूवमेंट इतनी अच्छा स्लो मूवमेंट जो है ना, ये कॉन्शियस होती है। अच्छा, ठीक है, और उसके साथ अपनी अटैचमेंट करनी है कि ये आपके चाहने से हो रही है, हाँ, अनकॉन्शियस नहीं, ऑटो पे नहीं लगना। बाकी हम एक्सरसाइज करते हैं, हम ऑटो पे लग जाते हैं, फोकस करेंगे ना अपने हाथों पे, अपने हाथों की उंगलियों जी पे। जी, हम ऑटो पे लग जाते हैं ना। आपने देखा होगा जी, जितनी भी जी, हम जी। एक्सरसाइज करते हैं ऑटो पे लग जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऑटो पे नहीं लगना, बहुत स्लो मूवमेंट। देखिए मैं कितनी स्लो लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल, बहुत स्लो मूवमेंट। अब जितनी देर आप मूवमेंट को रीड करेंगे, आप डाइवर्ट कर लेंगे अपने दिमाग को, हाँ, उन सोचों से निकल आएंगे और आप लम्हा मौजूद में जो आपकी मूवमेंट हो रही है आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सीधा करके फिर अब आप देखें, ग्रेविटी को भी तोड़ना है। अब ग्रेविटी इसको खींचेगी, लेकिन मैंने इसको कंट्रोल में लेके आना है, हाँ, और उसी अपनी जो रिदम है में, रिदम को जो है वो बरकरार रखना है। बिल्कुल ठीक, बहुत कॉन्शियस कि दिमाग जो है वो कहीं और जा ना पाए, बॉडी के साथ इन्वॉल्व करना है उसको, बॉडी की मूवमेंट में इन्वॉल्व करना है। अब ये जो रोका हुआ मैंने, नीचे नहीं आने दे रहा मैं, हाँ, लेकिन स्लोली स्लोली रिदम, बिल्कुल उसी चीज को आपने जो है वो बरकरार रखा। इसको कहते हैं मैनुअल आपकी जो है ना वो मूवमेंट। ओके, आपने मैनुअल मूव किया है, दिमाग को इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल किया है, अपने उसको कंट्रोल किया अपनी बॉडी को अपने हिसाब से, जी, एंड देन आपने जो है उस मूवमेंट को खत्म। अब अगर आप इस तरह की मूवमेंट्स करना शुरू कर दें, हाँ, तो आप लम्हा मौजूद के साथ जुड़ जाते हैं, हाँ, आप थॉटलेस हो जाते और हैं। इसको रिपीट करते रहें, कोई इसका वो इशू तो नहीं है कि कोई एक इशू दिन नहीं, में कितनी और बार करें और जब कैसा? चाहे, जब आपको लगे। हाँ, अब मिसाल के तौर पर आप ये नहीं कर सकते, हाँ, आप किसी ऐसी जगह पे हैं, आप ये नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ कमर को सीधा कर लें, टेक छोड़ दें, अच्छा, और थोड़ा एक्टिव होकर कमर सीधा बैठ कर, जाएं। कमर हाँ, को सीधा करने से आप थॉटलेस हो जाते हैं।
आप अपनी बॉडी में अवेयर हो जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप सहारे पे चले जाते हैं हाँ, तो आप फिर आप अपनी अनकॉन्शियस बॉडी को छोड़ आपने देते हैं। कॉन्शियस हाँ, होना है, कॉन्शियस बिल्कुल होना है। कॉन्शियस होके आप जितनी देर कॉन्शियस रहेंगे आप मेंटली कॉन्शियस रहेंगे, आप लम्हा मौजूद के साथ रहेंगे जुड़े। देखें इंसान की जिंदगी की सेहत जो पड़ी हुई है वो लम्हा मौजूद में पड़ी हुई है। अच्छा, आप ब्रेक में कुछ इमेजिनेशन की भी बात कर रहे थे कि हमारा माइंड कुछ इमेजिनेट करने लग जाता है एंड देन हम सोचते हैं कि कुछ जैसे हमारे कुछ पास्ट चले जाते हैं, कोई मोमेंट्स ऐसे हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं अच्छा हमें फलां टाइम पे ऐसे नहीं, ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था, ऐसे नहीं, वो माइंड में जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। मैं चाहूंगी कि वो भी आप जरूर उस हवाले से भी बताएं। बहन, होता ये है कि बदकिस्मती से कुछ लोग मुराकबा समझ के इमेजिनेशन करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा इमेजिनेशंस में रहते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं कि हम एक अच्छे से पार्क में बैठे हुए हैं, वहां पर बड़े पुरसकून माहौल है। इसको मुराकबा कहते हैं। अच्छा। बेसिकली मुराकबा ये नहीं है, अच्छा, ये इमेजिनेशन है, ओके, जिसको योग ने धरना का लफ्ज इस्तेमाल किया है, धरना। बिल्कुल ठीक। इमेजिनेशन जो है एक मर्ज है जिसको अच्छा। ख्याली जिंदगी कहते हैं। सही। होता ये है कि जब ये बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस की जाती है तो फिर आप शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हो जाते हैं। ओके। फिर आपको लगता है कि आपके पीछे कुछ चलता हुआ आ रहा है। हाँ। फिर आपको अंधेरे से डर लगता है, फिर आप अंधेरे में बैठ नहीं सकते, फिर आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। वो इमेजिनेशन का जो है वो आपके अंदर जो उसका इफेक्ट आता है कि आप इमेजिनेशन इतनी कर लेते हैं कि आपको हर चीज में जो आप दिमाग आपका सोचता है वो वैसा ही नजर आता है, नजर आने लगता है। हाँ, तो इसलिए ये मर्ज है, इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। इससे बचने के लिए आंखों का इस्तेमाल करें, आंखें खोल के रखें। हाँ। आंखों का इस्तेमाल करें। और इसके लेकिन लोग अलावा तो खुली आंखों के साथ भी खो जाते हैं। जी जी, वही ना, मैं इसकी तरफ ही आ रहा हूँ। जी। जब आप आंखों का इस्तेमाल नहीं करते, आंखें जब आप थॉट में होते हैं तो आपकी आंखें खुली होती हैं, और लेकिन आपकी आंखें काम नहीं कर रही होती। हाँ, स्कैनर काम नहीं कर रहा होता, आपका बिल्कुल। स्कैनर है ये एक जगह पे आंखें, टिक इसी टिकी। से इमेजेस बनते हैं। हाँ, और जब आप आंखें खुली में जब आप इस्तेमाल नहीं कर पाते तो होता यह है कि फिर आपका दिमाग दौड़ रहा होता है। अगर आपने उसी वक्त दिमाग को ठहराना है तो फिर आप ब्लिंक कॉन्शियस करें, ओके, कॉन्शियस ब्लिंक। योगा ये कहता है कि जब आप ब्लिंक करते हैं तो आपका पेज चेंज होता है, एक खाली पेज आपके दिमाग में आ जाता है। अच्छा, जब ब्लिंक करते हैं तो नया पेज आपके सामने आता है, जब ब्लिंक करते हैं तो खाली पेज सामने आता है। और वाह। अगर आप ब्लिंक नहीं करते और आंखें खोल के रखते हैं तो एक लिखा हुआ पेज आपके दिमाग में दिमाग में चलता है, जिसको थॉट कहते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप थॉटलेस होना है तो कॉन्शियस ब्लिंकिंग कर लें। अब देखें आप ये तो बड़ी मूवमेंट मजेदार सी बात है जो आपने बताई। जैसे कॉन्शियस मूवमेंट आप नहीं Yes, कर सकते, ऑफिस yes. में बैठे हैं, हाँ। बॉस के सामने बैठे हैं, हाँ, तो आप ये तो नहीं कर सकते, वेरी इजी वे। तो कॉन्शियस ब्लिंकिंग कर लें। यस, कॉन्शियस और बस अपने दिमाग के जितने पन्ने हैं, उनको पलटते जाएं, पलटते जाएं, वाइट पलटते पेज, जाएं। वाइट पेज, वाइट पेज। हाँ। आप बिल्कुल वाइट पेज के ले आएंगे, दिमाग को खाली कर लेंगे। अच्छा, जिंदगी की जो सेहत है वो आपकी लम्हा मौजूद में क्यों है? क्योंकि जो इंसान की खुशी है वो हाल में जुड़ी हुई है। एग्जैक्टली। लफ्ज बहुत प्यारा है, खुशहाल। इससे हाँ। साफ जाहिर है जो हाल में है वो खुश है, वो खुश है। जो हाल से टूटा हुआ है वो खुश नहीं है। लेकिन यहाँ पे 90% लोग जो है वो हाल में नहीं है, या तो माजी में है या फ्यूचर इसीलिए की ना फिक्र खुश में है, है। इसीलिए ना हाँ। खुश है। क्योंकि आपकी जो हैप्पीनेस है जितनी ज्यादा आपके पास है उतने आपकी लाइफ जो है वो हेल्दी है, आपकी हेल्थ का लेवल उतना ऊपर है। अगर आप अनहैप्पी हैं तो आप कभी भी जो है फिट नहीं हो सकते। आपके और बहुत सारे मसाइल, जैसे आजकल मैं और डिस्कस भी करना चाहूंगा कि जो डोपामिन, ये बहुत ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम चल रही है। इसका ये हैप्पी हार्मोन कहते हैं इसको। अच्छा। हाँ, और बहुत सारे लोगों का जो मूड ऑफ होता है, हाँ, और बात का टेम्पर बहुत ज्यादा लूज होता है, शाउट जल्दी कर देते हैं, गुस्सा बड़ा आता है, बात करने को दिल नहीं चाहता। हाँ। या मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे जो हैं वो मोबाइल फोन्स का इतना इस्तेमाल कर लेते हैं कि माँ बाप उनसे मोबाइल फोन लेना चाहें तो वो आगे से लड़ते हैं। हाँ। वो मारने के ऊपर पड़ते हैं बच्चे। कुछ नहीं है, मेजॉरिटी है अब तो लोगों का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है। होता ये है कि माएँ अपने से जो है वो दूर रखने के लिए, बच्चों को रिलैक्स रखने के लिए अपनी गैजेट्स दे देते हैं, तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं जी। फिर उसकी से जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं छूटती। होता यह है कि जब बच्चा मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है या बड़ा मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है वो हैप्पीनेस फील करता है। हाँ। उससे जो है वो उसका डोपामिन रिलीज होता है। अब उसकी बॉडी को आदत हो जाती है बहुत ज्यादा डोपामिन की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। बहुत ज्यादा डोपामिन की जरूरत, उसकी बॉडी को आदत हो जाती है। अब जब तक मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता वो डोपामिन जो है वो रिलीज नहीं होता, क्योंकि ये ब्रेन से रिलीज होता है। जैसे किसी चीज के हम एडिक्ट हो जाते हैं ना। एडिक्ट। तो अब क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? अब डोपामिन मोबाइल के जरिए या तो मिल सकता है उसको, या गैजेट्स इस्तेमाल करने से मिल सकता है, या जो शख्स जिस तरह। अब
या तो फिर उसका जो है वो अल्टरनेट डोपामिन ले ले, जैसे केमिकल की शक्ल में मिलता है मेडिसिन में, लेकिन हम नेचुरल वे में जाएंगे। बिल्कुल। डार्क कॉफी, हाँ, ब्लैक कॉफी भी जिसे कहा जाता है। ब्लैक कॉफी, ये डोपामिन है, इसका अच्छा। इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल वाह, करें। ये तो अगर बड़ा आसान सा हल है। आप डोपामिन मैनुअली ले लेना, आप आपके दिमाग से नहीं मिला आपको, हाँ, और आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहते या चाहते हैं बच्चा इस्तेमाल ना करे, ना तो फिर उसको करे। डार्क चॉकलेट दे दें। ठीक 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 ठीक। डार्क चॉकलेट, एक तो मीठी हाँ। चॉकलेट है, ये नहीं, नहीं, थोड़ी डार्क चॉकलेट तो है, वो थोड़ा सा उसका जो है वो थोड़ी सी कड़वी होती है। कड़वी होती है। जी, जी। और वैसे भी हेल्थ के लिए वो बड़ी अच्छी अच्छे है। स्टोर से मिल जाती हम्म, है। डार्क चॉकलेट जो है ये डोपामिन है, ओके। ब्लैक कॉफी डोपामिन है। हम्म, अगर ये दोनों चीजें नहीं तो ऐसा ना हो बनाना ना कि लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद कप पीते चले जाएं। ये भी बताएं कि एक दिन में एक कप इनफ है। हाँ। एक कप बनाना ले लें, बनाना के अंदर आपको ओके, डोपामिन है। सही सही। जिन लोगों का शाम में मूड अच्छा नहीं होता, हम्म, उनको चाहिए कि असर के वक्त जो है वो बनाना खाया करें, 3-4 बनाना खा लें, वाह, तो शाम अच्छी हो जाएगी। ये तो बड़ा आसान से हल आपने बता दिए। खाने पीने के तो हम लोग वैसे बड़े शौकीन हैं। इसीलिए बता रहा हूँ हाँ। कि हम लोग यही पूछते हैं क्या खाया जाए। क्या खाया जाए। तो अच्छा, बदकिस्मती से लोग जो है ना वो वेट कम करने के लिए पूछते हैं क्या खाएं। हाँ, इतनी खाने की हमें आदत है कि वेट कम वेट करना है कम तो करने के लिए भी क्या खाएं। क्या हाँ, खाएं? हाँ, तो हम खाने के पूछते हैं, तो बनाना इस्तेमाल करें, उससे जो है फिर आपका मूड हैप्पी रहता है, डोपामिन आपको मिल जाता है। मतलब ओवरऑल हमारा खाना पीना, हमारी एक्टिविटीज, हमारा पूरा लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा डिपेंड करता है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए। फिजिकल हेल्थ जो है वो रिलेट करती है मेंटल हेल्थ के साथ। जी, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है हेल्थ, तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती, बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ डोपामिन की। तो इसलिए सबसे पहले अपने डोपामिन को आप खास ख्याल करें। डोपामिन आपका अगर बेहतर है तो फिर आपकी सेहत अच्छी होगी, क्योंकि उसको हैप्पी हार्मोन कहा गया। तो हैप्पीनेस आपके साथ जो है वो उसका ताल्लुक जो है वो बहुत गहरा जुड़ा हुआ है और सेहत के हैप्पीनेस साथ। जो है वो जिंदगी में सबको चाहिए, और हर कोई आज के दौर में जो है वो खुश रहना चाहता है। तो योगा में बहुत सारी जिंदगी के राज छुपे हुए हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे हम अपना जो है वो अपनी जान छुड़वा सकते हैं, और किस तरह से अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं और हाल में रह सकते हैं, योगा के जरिए जानेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एयरटेन, और योगा का आलमी दिन जो है वो दुनिया भर में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस के हवाले से बड़ा काम हो रहा है। डिफरेंट तरह की जो है इसके हवाले से क्लासेस भी होती हैं, इवेंट्स भी किए जाते हैं, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पहुंचाई जा सके, योगा के बेनिफिट्स के बारे में बताया जा सके। आजकल एक बड़ी कॉमन डिसीज़ है डायबिटीज़, वो हर घर में डायबिटिक पेशेंट मौजूद होता है। क्या योगा के ज़रिए से हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, ये हम जानेंगे योगी नईम साहब से कि क्या हम जो है डायबिटीज पेशेंट जो है बड़ी मुश्किल जिंदगी उनकी हो जाती है, कुछ कहीं आना जाना हो, कहीं पे कोई खाने पीने का मामला हो, उसको बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है, उस तरह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो योगा से हम किस हद तक जो है वो डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं? बहन, डायबिटीज का जो ताल्लुक है वो आपके स्ट्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। आप डीप स्लीप तक नहीं पहुंच पाते, आपका दिमाग चलता रहता है। हम लोग डायबिटीज का ताल्लुक मीठे से समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मीठा बहुत खाते हैं, उनको डायबिटीज नहीं होती है। ठीक है, एग्जैक्टली। इसका गहरा ताल्लुक आपके सोचों के साथ है, आप स्ट्रेस के साथ है, आपके जो मेंटली आप रिलैक्स नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं है। अच्छा, अक्सर लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा दूसरे मुल्कों में सफर करते हैं, तो उनकी नींद का साइकिल भी खराब हो जाता है। बिल्कुल, जैसे आप टाइम के लिहाज से साइकिल खराब हो जाता है, उनको भी डायबिटीज का इशू होता है। ओके। अच्छा, इसका फिर सोल्यूशन क्या है? अब जिनको नींद का प्रॉब्लम है और वो रिलैक्स होना चाहते हैं, तो योगा इसके बारे में ये कहता है कि एक तरह की आवाज उसको मुसलसल सुना जाए। आवाज किस तरह की? मतलब कोई भी आवाज, कोई भी आवाज, जैसे फैन की आवाज है। अच्छा, आप उसको कुछ देर के लिए मुसलसल सुने, आपको नींद आ जाएगी। हाँ, फोकस्ड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर रात को लोग म्यूजिक सुनते सुनते भी सो जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो मुसलसल एक तरह की आवाज हो। हाँ, ये डायबिटीज का इलाज बता रहा हूँ कि वो इनकी इस चीज की रोज प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो घड़ी की टिक टिक है। ओके, टिक टिक टिक, टिक, हाँ, सुनना है उसको। हाँ, उस पे गौर करना है ना, उसके साथ कनेक्ट करना है खुद को। ठीक है ना? बिल्कुल। एक तरह की जो साउंड है वो आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल कर देगी और आपको नींद आ जाएगी, आप डीप स्लीप तक पहुंच जाएंगे। जैसे फैन की आवाज में कह रहा हूँ, जैसे इस तरह कोई भी आवाज है, मुसलसल एक ही तरह की आवाज, मुसलसल आपने सुनना है, मुसलसल सुनते रहना, उस पर फोकस करना है।
आपका दिमाग रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, आपकी जो जंक फाइलें हैं वो डिलीट होना शुरू हो जाएंगी, जो दिमाग के अंदर पड़ी हुई हैं वो बांधी नहीं होती। तो मुसलसल एक तरह की आवाज़ को सुनना, ये इलाज है इसका। दूसरा इसका इलाज ये है कि योगा ये कहता है कि अगर आपको जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ की ज्यादती हो गई, डायबिटीज़ में आपके जो है वो मीठा बढ़ जाता है जिस्म के अंदर, जो है वो ग्लूकोज बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज को आपने बैलेंस करना है तो इसके लिए अपान मुद्रा किया जाता है। दरमियान की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें, तीनों पोर बराबर कर लें। ओके, तीनों पोर बराबर करके सिर्फ यूं हाथ रख लें या यूं रख लें, कोई इशू नहीं है। दोनों हाथ कर सकते हैं, एक हाथ कर सकते हैं? जी, एक से भी कर सकते हैं, और इसमें बातें भी कर सकते हैं। हाँ। इसमें किसी किस्म का कोई वो नहीं है कि आप टीवी नहीं देख सकते, टीवी भी देख सकते हैं आप, और जो चाहे कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हाथों को आपने उंगलियां, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हम ये करके ये बनाए। हाँ, ये अच्छा, इसका फायदे ये है कि ये जिस्म के अंदर से तमाम ज्यादतियां नीचे लेके आता है, जो जिस्म के अंदर बढ़ गई हैं उनको नहीं होना चाहिए। ओके ओके। आपका एसिड, जिसमें यूरिक एसिड है, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बॉडी में गैसेस आपकी बढ़ जाती हैं, आपका शुगर ब्लड लेवल प्रेशर बढ़ गया है, शुगर लेवल बढ़ गया है, ये बैलेंस करता है। बिल्कुल। तो ये अपान मुद्रा जरूर किया करें, कम से कम 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट, और मैक्सिमम जो है 1 घंटा। अच्छा, 24 घंटे में से 1 घंटा आप इसको बनाएं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा डायबिटीज में। और फिर डायबिटीज के लिए मैं एक प्रेशर पॉइंट, डायबिटिक पेशेंट कर सकते हैं या कोई भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, पूरी बॉडी के लिए फायदेमंद। अच्छा, फिर एक प्रेशर पॉइंट बताता हूँ, जिनको यूरिन का प्रॉब्लम होता है डायबिटीज में, पूरा यूरिन बहुत ज्यादा आता है, उनको हर घंटे बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वो लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर है इसके जोड़ को दबाया करें। अच्छा, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर, ठीक है ठीक है। ये जो छोटी उंगली के साथ वाली उंगली है, इसका जो जोड़ है ना, ये वाला जो बड़ा जोड़ है, इसको प्रेस करते रहेंगे बार बार, एक बार नहीं, बार बार प्रेस, बार। हाँ जी, उनके यहाँ पे पेन भी होगी, जिनको प्रॉब्लम होगा उनके यहाँ पेन भी होगी, इसको जरूर दबाएं, इससे जो है वो यूरिन कंट्रोल में आएगा। ठीक है जी, और जो यूरिन में जलन होती है वो भी इससे कम होती है। ये कितने टाइम के लिए करना है? 5 मिनट्स, 5 मिनट दिन में 3-4 दफा 5 मिनट। अगर आप 15 मिनट ये कर रहे हैं, साथ ही आप 5 मिनट ये कर सकते हैं, एक ही साथ कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। और तीसरी एक्सरसाइज बताता हूँ, जो जिसको मंडोक आसन कहा योग ने, मेंढक का अंदाज, जिससे शुगर जो है वो नीचे आती है, पैंक्रियास काम करना ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अंगूठे पकड़ लें और नाव की साइडों पे अंगूठे रख लें, ये अपने अंगूठों की जो साइड है हथेली, ये पंच बना के जरा यूं रहेंगे हमारे। जी जी, ऐसे ऐसे बंद कर लेंगे, और अंगूठों वाली साइड जो है वो नाव की साइडों पे रख लेंगे, और कमर को सीधा करके सांस निकालते हुए छोटी उंगली थाइस के साथ जुड़ जाएगी और आगे झुक जाएंगे। चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। और इसमें भी इनहेल एक्सहेल कर देंगे, सांस निकालते हुए। ठीक है, झुकना सांस निकालते हुए। ठीक है ठीक है। सांस लेते हुए वापस सांस निकाल के झुक के, जितना आप रुक सकते हैं आगे। तो पंच आपके, अच्छा, आपने एक्सहेल किया, फौरन से इनहेल करके आप पीछे हुए, एंड देन आपने आगे की तरफ उसको एक्सहेल किया। सांस निकाल के रुक जाएंगे यहाँ पे, मेरा सांस निकला हुआ। ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, वापस सही। अब जिनके पेट निकले हुए हैं वो क्या करेंगे, वो अपने हाथों को यहाँ रख लें ऐसे। ओके, हाथों से अपने पेट को दबाएं और आगे, और सेम ये चीज करें। जी, सांस असल में ये पेट को दबाना है। ओके ओके। लाजमी नहीं कि पंच, अब अक्सर लोगों के जितने बहुत पेट निकले हैं तो वो पंच यहाँ आएगा ही नहीं। हाँ, तो वो अपने बेहतर अपने हाथ से प्रेस करें अपने पेट को, और फिर उसके बाद एक्सहेल करें, इनहेल करें। जी, वापस आते हुए इनहेल करें। बिल्कुल ठीक है। और ये कितना टाइम के लिए करें? ये 5 टाइम झुकें। हाँ, और दिन के किसी हिस्से में भी कर लें, और खाली पेट करें तो ज्यादा अच्छा। हाँ, तो फिर आपको खाना बाहर हो सकता है। बिल्कुल। तो ये बेहतरीन एक्सरसाइज है शुगर के लिए। फिर शुगर के लिए जो है वो, अगर जिनको शुगर पेशेंट है उनको कलर थेरेपी की तरफ भी लेके आते हैं। कलर थेरेपी के लिए जो है ना वो येलो कलर इसके लिए बड़ा कारआमद है। ओके। येलो कलर के कपड़े पहने, येलो कलर के जूते पहने, येलो कलर की चीजें खाएं। तो इससे क्या होगा येलो करने से? ये कलर थेरेपी ये कहती है कि जो कलर्स के इफेक्ट आते हैं बॉडी के ऊपर, तो येलो कलर जो है पैंक्रियास को ठीक करता है। अच्छा, मतलब जितने भी डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो येलो कलर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा, पहनने में, खाने में, ये सारी चीजें। और फिर प्रेशर पॉइंट पे भी येलो कलर लगाया जाए। ये जो ऐसे हथेली को, लेफ्ट हैंड को यूं करें ना, जहां से ये कर्व खत्म हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जगह जो है जहां ये मेरी उंगली है, इसके नीचे प्रेशर पॉइंट है पैंक्रियास का। ठीक ठीक ठीक। इसके ऊपर येलो कलर लगाया जाए,
तो येलो कलर का उससे मार्कर मिलता ये है। बड़ी मजेदार सी थेरेपी है जो कि आज Permanent। मुझे तो फर्स्ट टाइम पता चली है, और कलर्स का वाकई हमारी लाइफ पे, हमारी हेल्थ पे बड़ा जो है वो इम्पैक्ट जाता है। बड़ी मजेदार सी गुफ्तगू चल रही है, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा, आप देख रहे हैं सिटी एफएम। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और योगा के हवाले से जो है वो खुसूसी गुफ्तगू जारी है, क्योंकि आज जो है वो दुनिया भर में, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इसकी अहमियत से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे हम जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर बड़ा ही जो है वो एक तो रिलैक्स फील करते हैं, हमें बड़ा रिलीफ मिलता है, बहुत सारी टेंशन, एंग्जाइटी से हम जो है वो बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और बड़ी ही मज़ेदार सी थेरेपी के हवाले से हम बात कर रहे थे, कलर थेरेपी के हवाले से। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जैसा से येलो कलर का आपने बताया है कि वो डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्या और भी कलर हैं जो आपको डिफरेंट तरह की बीमारियों में जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं? ये थेरेपी के हवाले से थोड़ा सा मज़ीद बताइएगा। बिल्कुल बहन, देखें तमाम कलर्स का इफेक्ट आता है। हमें वैसे आम तौर पर जो है ना वो लोगों को 2 कलर्स के इफेक्ट का पता है कि काला रंग जो है वो गर्मी करता है जी, और जो ग्रीन कलर है ये ठंडक करता है। बिल्कुल, ये 2 कलर्स का तो इफेक्ट का अगर सबको पता है, सबको पता है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई हकीकत है। इसका मतलब है कि इसके अंदर हकीकत है। हाँ। इसी तरह जो ब्लैक कलर है, अगर किसी का बीपी हाई रहता है तो अपने जो 5 पोर है, 5 पोर के ऊपर ब्लैक कर ले, नाखून के अलावा। अच्छा, नाखून पे नहीं लगाना, सिर्फ आपने फिंगर टिप्स पे अपनी जी लगा लेना है, तो इससे बीपी नीचे की तरफ आता है। अगर किसी का हाई है, हाई रहता है, ठीक है। अगर लो रहता है तो वो नहीं लगाएगा। ठीक है, लो वाला क्या करेगा? लो रेड कलर, ओके, रेड कलर पोर्स के ऊपर, जो पहले पोर हैं, ठीक है, रेड कलर लगा ले तो उसका बीपी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ओके ओके ओके। अब जिनके लिवर में गर्मी है, अक्सर लोग कहते हैं जिगर की गर्मी है जिसकी वजह से ये मसाइल हैं, तो लीवर की गर्मी को कम करने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है लिवर के पॉइंट पे। ये लिवर का पॉइंट है लेफ्ट हैंड पे। ओके ओके ओके। ये जो जहां से आपका रिस्ट ऊपर की तरफ, ऊपर की रिस्ट तरफ, के जॉइंट से ऊपर की तरफ, हथेली के ऊपर, ये जगह, अगर इतने हिस्से को ग्रीन कर लिया जाए तो लिवर की गर्मी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। ये लिवर अच्छा, का प्रेशर कलर क्या लगा के छोड़ देंगे दिन भर के लिए, या किस तरह से इसका ये क्या लगे रहेंगे? ठीक है, जी, ये लगा के इसको आप छोड़ देंगे तो परमानेंट मार्कर मिलते हैं हर कलर के। ओके ओके। तो अगर आप दिन में नहीं लगा सकते, रात में लगा लें। हाँ, पूरी रात आपने छोड़ा, सुबह में अपने रूटीन के काम काज करें, कहीं आना जाना है किसी तरह से रात भी, में लगा लें। और रात में लगा के उतने घंटे काफी हैं आपके बॉडी को, चीजों को बैलेंस करने के लिए। तो बड़ी मजेदार सी थेरेपी है। बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर जिनको मैदे में गर्मी है जी, तो मैदे का प्रेशर पॉइंट यहाँ पर है। ये जो कर्व है ना, ये बिल्कुल जोड़ से थोड़ा सा आगे और हथेली की तरफ ये कर्व जो आपका बनता है जी, ये जगह, यहाँ पर मैदे का प्रेशर पॉइंट है। ओके। मैदे के प्रेशर यहाँ पर जितनी ये उंगली के नीचे जो एरिया है इसके ऊपर ग्रीन कलर लगा लें, ग्रीन कलर, ठीक है, तो इससे मैदे की गर्मी कम होना शुरू हो जाती है। कम है। अगर आप लंग्स की इन्फेक्शन का शिकार हैं, हाँ, आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये जो एरिया है ये लंग्स हैं। ओके ओके। ये जो इतना उभरा हुआ एरिया ये वाला, ये लंग्स हैं। इसके ऊपर रेड कलर लगा लें, ठीक है, और उसके ऊपर डॉट लगा दें ब्लैक कलर के। अच्छा। ब्लैक मार्कर से ब्रीक मार्कर है ना ब्लैक, उससे डॉट्स लगा दें रेड कलर, एंड उस पे रेड बेस होगी और पूरा ब्लैक उस पे डॉट आ जाएंगे, नुक्ते आ जाएंगे, नुक्ते। तो इसके करने से लंग्स इन्फेक्शन खत्म हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और अगर स्वेयर किस्म की लंग्स इन्फेक्शन है, आपको जो है वो टीबी का भी शिकार है, आप टीबी का मर्ज है, और आप अस्थमा है, आपको सांस आपका प्रॉब्लम करता है, तो ये कलर थेरेपी करने के साथ साथ आप रात को सोते हुए ये कलर लगाएं, रेड कलर, ऊपर डॉट लगाएं ब्लैक कलर के, उसके ऊपर आप शहद की लेप करें, और कसूरी मेथी मिलती है, खुश्क मेथी, जी जी, वो इसके ऊपर आप जो शहद है इसके ऊपर आप चिपका दें, और ऊपर हल्का सा कपड़ा बांध लें। हाँ। और सुबह उठ के उसको साफ कर लें, और उससे ये रोज करें, इससे आपके सांस के मसाइल खत्म हो जाएंगे। जिनको सांस फूलता है, जिनके लंग्स में इन्फेक्शन है, जिनको टीबी है, जिनको अस्थमा का शिकार है, जो जिनको इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये उनके लिए बेहतरीन थेरेपी है। कि ये रेड कलर इतना एरिया जो लाइन के अंदर रेड कलर, इसको भर लें अच्छी तरह, बेस रेड कलर परमानेंट मार्कर, ऊपर डॉट लगा लें ब्लैक कलर। ये कितने दिन के लिए करें या रेगुलर बेसिस? रेगुलर करें,
इससे लंग्स की सेहत अच्छी होना शुरू हो अच्छी जाएगी। होना अगर शुरू हो आपको जाएगा। मसला नहीं भी तो आप इसको करें तो आपकी लंग्स की नालियां साफ होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, ये इतनी आपकी बेहतरीन बॉडी टेक्निक। क्लीन होने लग जाएगी। साफ होना शुरू हो जाएगी। ये इतनी हाँ। बेहतरीन चीज है। हाँ हाँ, तो ये कलर्स के बड़े इफेक्ट आते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये- क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन पे इन्वेस्ट लोग करते हैं, फिर भी जो है उसकी वजह से मूड चिड़चिड़ा और ये सारी जी चीजें। जी, तो ये कलर थेरेपी जो है इसका जो है वो लोगों को पता होना चाहिए। कलर्स का बहुत इफेक्ट है। कलर्स के कलर साथ- का भी पता होना चाहिए और प्रेशर पॉइंट्स का भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट किस पॉइंट पे जी, जी। कौन सा रंग लगेगा और जी, जी। फिर वो आपको किस तरह का बेनिफिट देगा। ये बड़ी एक जो है वो नॉलेजेबल चीजें हैं जिसके लिए आपको कंसल्टेंट के पास ही जाना पड़ता है। जैसे हमारी बुखार आता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो इसी तरह योगा एक्सपर्ट पे जाना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि डी ग्राउंड में जो है वो 10 साल से फजर के बाद जो है वो क्लास होती है, तो इन क्लासेस का इनकाद मजीद कितना बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि अभी जो है वो इतना हमें हर स्पॉट पर नियर बाय नहीं मिलती हैं ऐसी क्लासेस जहाँ पे खवातीन जो है अपने टाइम को मैनेज करके जो है वो जाएं और इस तरह के स्ट्रेस जो भी रूटीन में उनकी जिंदगी में चल रहे होते हैं उससे जान छुड़वा सकें। बहन, हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसकी सरपरस्ती करे, तो हम इसको तमाम पार्क्स के अंदर करना चाहते हैं। ठीक है। और खवातीन के लिए भी क्लब्स बने, इसके लिए प्राइवेट जो है प्रॉब्लम ये है ना फैसलाबाद में पार्क्स भी कम है। जी जी, तो वहाँ पर हम जो है वो इसको करना चाहते हैं। और हम इसको जो है वो एक जैसे कह लें कि लोगों के बेनिफिट्स के लिए बगैर मेडिसिन जो है वो जी, अपनी ज़िंदगी बिल्कुल। को बेहतर करने के लिए मेडिसिन फ्री लाइफ जो है उसकी तरफ लाने के लिए काम कर रहे हैं। 10 साल से हम डी ग्राउंड पार्क में करवा रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मुख्तलिफ पार्क्स में हो, मुख्तलिफ जगहों पे हो, लेकिन इसकी सरपरस्ती गवर्नमेंट करे ताकि जो है वो कुछ आसानी हो इसको करने में। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे फिर लोगों को जो है वो बिल्कुल सेहत भी मिलेगी बगैर मेडिसिन के। हाँ, एक और हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्दी रहेगा। लाइफस्टाइल होगा। और बगैर जो है वो कह लें कि किसी इन्वेस्टमेंट के हाँ। लोग बेचारे पैसे जो है वो बेचारे खर्च कर करके डॉक्टर्स के पास बहुत परेशान है इस चीज से। सेहत जो है वो बहुत क्योंकि खराब रहती है। जिम में आप जाते हो तो बहुत ज्यादा आपको पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन आपको फिर भी फिजिकली जो है फिटनेस तो मिलती है, लेकिन मेंटली जो है वो पीस नहीं है। इंटरनल ऑर्गन। जी जी जी। देखिए, जिम में आपको आपके एक्सटर्नल फिटनेस है, जी। आपके मसल्स फिट हो जाते हैं, आप बड़े बॉडी के अच्छे बॉडी के मालिक बन जाते हैं, लेकिन आपके ऑर्गन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप बहुत और योगा ज्यादा करते हुए इंसान सब खा पी सकता है। योगा करते हुए सब कुछ खा सकते हैं। हाँ। योगा बताता है आपको कैसे खाना है। क्योंकि हम वही वाली बात है ना कि वजन कम भी करना है तो पूछते हैं क्या खाएं। हाँ क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल इस तरह से है कि योगा- खाने पीने से हम लोग बड़ा जुड़े हुए होते हैं। बहन, योगा तो आपको खाना सिखाता है हाँ, कि आपने खाना कैसे है। अच्छा। योगा नहीं कहता कि आप ये छोड़ दें। योगा तो ये कहता है कि ये अल्लाह ताला की नेमत है, इसको नेमत समझ के खाएं। हाँ, बिल्कुल सही। नेमत में नुक्स नहीं होता। नेमत में नुक्स निकाला नहीं जा सकता। नेमत को नेमत समझ के खाएंगे तो फिर सेहत बरकरार रहेगी। जी, जी। ओवर ईटिंग जो है वो लोगों की आजकल बड़ी बुरी हैबिट बन गई है जिसकी वजह से। यही तो प्रॉब्लम है। योगा ये कहता है कि दिन में आप 5 दफा खा लें, 6 दफा खा लें, लेकिन आप शॉर्ट मील पे आए, हाँ, पेट नहीं भरना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो सारी चीजें हैं जिससे हम अपने लाइफस्टाइल को जो है वो बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। योगा का अगर हम प्रॉपर आसन करते हैं, योगा अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं उससे लाइफस्टाइल बेहतर होगी, फिजिकल फिटनेस भी मिलेगी, मेंटली पीस भी मिलेगा और आपकी जो है वो बॉडी बड़ा रिलीफ फील करेगी। इंटरनली आपको बहुत ज्यादा जो है वो सुकून महसूस होगा। खाने पीने में भी जो खाएंगे वो आपको पचेगा, आपको लगेगा कि आप क्या खा रहे हैं और आपका लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर हो जाएगा और आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आज के स्पेशल डे पर आप जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बने और इतनी इन्फॉर्मेटिव चीजें जो है हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह ताला आप सबकी जिंदगी में बहुत सारी आसानियां पैदा करे और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।